हेलो जी। हाँ बाबू। ओहो, चलो सही, चलो सही। अभी देखें स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखें यार, ये बात याद रखिएगा कि एक छोटा सा मामला कुछ इस तरह है कि आप जब बेसिकली पीएम के पेपर की तरफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीएम का पुराने वाले कौन से पेपर के साथ रिलेशन है। और उसके बाद जब भी हम कोई स्पेसिफिक पेपर स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए असल में उस पेपर का स्कोप क्या है। जैसे अगर आप सपोज करें फार के पेपर की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर बेसिकली आप बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देख रहे होते हैं, सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, आईएएस बेसिकली किस तरह इनकॉर्पोरेट होते हैं, आईएएस की बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं, वो सारी बातें। अगर आप टीएक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यूके के टैक्स रूल्स को देखना पड़ेगा, ऐसा ही। अगर आप लॉ का पेपर, जैसे जो आपका एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी जो है वो F4 का पेपर दे चुके हैं, तो F4 के पेपर के अंदर भी आपको आइडिया होगा कि F4 का जो पेपर है वो बेसिकली लॉ से रिलेट करता है। अब इस पेपर का रिलेशन पुराने वाले एरियाज के साथ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें कि अगर हम पीएम को वैसे देखते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 का जो पेपर है वो बेसिकली रिलेट किससे करता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो क्या, वैसे अगर मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की नॉर्मली बात करूं तो आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे होंगे या मेजर कर रहे होंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, सही। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आप आइडेंटिफाई करेंगे आपकी प्रोडक्ट कैसी परफॉर्म कर रही है, या आप देखेंगे कि आपकी जो है वो बेसिकली अपने कस्टमर रेंज के ऊपर परफॉर्मेंस कैसी है, सही। लेकिन अगर हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पेपर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके पुराने एक पेपर से, जो कि पेपर था आपका F2 का, या जिस पेपर को हम नाम देते हैं बेसिकली FMA या MA का पेपर। अगर मैं FMA या MA के पेपर की बात करता हूं तो इसका बेसिक पेपर है, उसी का एडवांस पेपर आपके पास जो है वो 3। तो एक बात तो यहाँ पे बड़ी जरूरी है, वो ये कि आप अगर बेसिकली FMA का पेपर कंप्लीट करके आए अभी रिसेंटली, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर या पिछले 6 महीने के अंदर F2 का, FMA का या MA का पेपर दिया हुआ होता है, उनको काफी ज्यादा आसानी होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के अंदर। और वो स्टूडेंट जिन्हें इससे पहले मतलब चीजों के दरमियान में गैप होगा तो इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि यार जब देखा जाए ना बेसिकली दो पेपर्स का आपस में लिंकेज है, यानी एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैंने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है और मेरा बेसिक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका पेपर दिए हुए काफी लंबा अरसा हो चुका है, तो लाजमी तौर पर आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आने थे वो तो सारे के सारे आपको फेस करने पड़े। अब वहां पे दो अलग अलग बातें होती हैं कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीएम के पेपर के अंदर, तो पीएम क्योंकि रिलेट कर रहा है अपने इनिशियल पेपर से, F2 से, FMA से या MA, ये तीनों एक ही पेपर है। बेसिक मैनेजरियल अकाउंटिंग के 3 पेपर, यानी एक ही पेपर है बेसिक मैनेजरियल अकाउंटिंग की, उसके लिए 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती है। तो अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, इस पेपर के बाद हम डायरेक्टली पीएम का पेपर देते तो थोड़ी सी आसानी हो जाती, लेकिन अब हमें चीजों को क्योंकि बैलेंस तो करना है, अब वो कैसे कंप्लीट होगा वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। नाम मैंने शुरू में इंट्रो नहीं दिया था, असल में मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं उसी का वेट कर रहा था। मुजम्मिल मलिक, मेरा अराउंड तकरीबन कोई 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे पास जो बेसिक पेपर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजरियल अकाउंटिंग से ही रिलेट करते हैं। मेरे पास MA1 का पेपर है जो मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेट करता है, MA2 का पेपर है F2, उसके अलावा F5, यानी जितने भी पेपर्स हैं मेरे सारे के सारे मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं। तो कभी कभार तो ऐसा होता है जब आप बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख भी रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है यार ये मेरी फील्ड ही नहीं है, क्योंकि आपको 10-12 साल जो है तो बेसिकली इसी के साथ साथ रहते रहते होगा। तो पेपर का नाम अपने पास लिख लीजिएगा, पेपर है आपके पास बेसिकली F2 का, सही है। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी और वक्त पे बात कर लेंगे ट्यूटर प्रोफाइल के ऊपर, अभी जरा आप बाकी चीजें देख लें। फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर मुझे आइडिया होना चाहिए वो कौन कौन से टूल्स हैं जो असल में मेरे इफेक्टिव होंगे, तो मुझे पेपर के अंदर काफी ज्यादा आसानी होगी। देखें, जब आप बेसिकली कोई पेपर दे रहे होते हैं ना, और आप एक ऐसा पेपर देते हैं जिसके अंदर सारे के सारे MCQs आने वाले हैं, तो आप लोगों के ख्याल से अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर एक पेपर ऐसा आने वाला है जिसके अंदर सारे के सारे MCQs होंगे, तो मुझे बताओ कि हमारी की टू सक्सेस क्या क्या होगा उस पेपर को पास करने के लिए। अगर उस पर सारे के सारे MCQs आने वाले, मैंने एक पेपर बनाया जिसमें सारे के सारे MCQs आएंगे, हर MCQ के 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे, मैंने किसी एक ऑप्शन को मैच करना होगा,
सही है। आप लोगों के ख्याल से उस पेपर को पास करने के लिए हमारे पास कौन, यानी हमारे किस किस एरिया के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए? कोर्स की कवरेज वो तो छोड़ ही दे, वो तो किसी भी तरह का पेपर हो, कोर्स की कवरेज तो लाजमी होती है कि 100% आपने, यानी आपने कोर्स कवर किया हो। और कोई टूल आप लोगों के जहन में एमसीक्यूज पेपर को पास करने के लिए? रीडिंग, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मसला सारा का सारा ये है कि एमसीक्यूज के अंदर आपका कोई भी एरिया टेस्ट हो सकता है। सही है, तो इसका मतलब है 100% कोर्स की कवरेज होनी चाहिए। देखो यार, ये बात याद रखना, अगर आपके सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे मामलात होना कि आपका सिलेबस जो है वो रिलेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर के पास इतना बड़ा एरिया होता है टेस्ट करने का कि वो हर स्पेसिफिक कोर्स के एरिया से क्वेश्चन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, और सिलेबस के अंदर टोटल 5 एरिया आते हैं, मैं 2 की तैयारी करके गया और दोनों के ऊपर ही लॉन्ग क्वेश्चन बन गए, तो मेरा पेपर पास हो जाता है और बाकी 3 एरियाज टेस्ट ही नहीं हुआ है, मतलब वो आपकी लक के ऊपर होता है। लेकिन जिन पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज रिलेट कर रहे होते हैं, उन पेपर के अंदर एक खास बात तो ये होती है कि आपकी कवरेज जो है वो पूरे के पूरे कोर्स की होनी चाहिए। कोर्स का कोई भी एरिया ऐसा ना हो जो आपने कवर ना किया हो। एक तो 100% कोर्स की कवरेज हो गई। और कोई आइडिया आप लोगों को? दूसरा, अगर एमसीक्यूज बेस पेपर हो, उसको पास करने के लिए और कोई इफेक्टिव टूल आप लोगों की नजर में? मैं एक और चीज ऐड करूं, मेरी नजर में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये बात याद रखना कि जो रिटन पेपर्स होते हैं ना, उसके अंदर एक मामला ये होता है कि अगर आपने एग्जामिनर को लिख के एक पैरा देना है, वो पैरा अगर 25% सही है और 75% गलत है, तो इसका मतलब है उस पैरा में आपको 25% मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, डू एंड डाई वाली कंडीशन है। सही है, इस तरह की कंडीशन के अंदर ना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी हल्की हो और आपका पेपर पास हो जाए। क्योंकि मसला सारा का सारा ये है ना कि अगर मेरी कंसिस्टेंसी उतनी बेहतर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पे जाके प्रॉब्लम होगी अच्छे मार्क्स को गेन करने में। तो दूसरा एरिया हो गया कंसिस्टेंसी का, यानी होल सिलेबस की कवरेज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 बातें हो गई। और कोई चीज? अच्छा, एक एज भी मिलता है आपको एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के अंदर। वो एज क्या होता है आपके पास? वो एज ये होता है कि टाइम बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर उतना ज्यादा इशू नहीं आता। इशू टाइम मैनेजमेंट का जब भी आता है जब रिटन बेस्ड पेपर हो ना। अगर कोई पेपर ऐसा है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है, उसके अंदर टाइम अच्छा खासा मैनेज हो जाता है। सही है। रिटन पेपर को अगर हम पास करेंगे, उसके लिए लाजमी तौर पर आपको उतनी थ्रूली नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसा ही है, पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो ना भी हो, जब भी आप ये सोच सकते हैं कि यार अगर मैंने ये एरिया कवर नहीं किया और इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आया तो मामला तो अपनी जगह पे बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है आपके पास कि आप जो है वो बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं कि यार मैंने 100% एफिशिएंट, मतलब 100% एक्यूरेसी के ऊपर काम नहीं करना। अगर 80% एक्यूरेसी के ऊपर भी काम करूंगा, कम से कम मुझे 80% मार्क्स तो मिलेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ये जो पेपर होते हैं ना बेसिकली एसएससी के स्किल्स के पेपर, इसके अंदर असल में उन्होंने दोनों चीजों को ऐड कर, उन्होंने उसको रिटन बेस भी रखा है और साथ में उन्होंने उसको एमसीक्यूज बेस भी रखा है, ताकि पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो सके और साथ में आपकी कंसिस्टेंसी को भी चेक कर लें। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ। देखिए, द सिलेबस इज असेस्ड बाय 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे आप लोग कि उसके लिए जो टूल आपने पेपर में यूज करने हैं वही टूल हम यहाँ पे भी यूज करें। यानी अगर इन केस मैंने पेपर में जाके लिखना नहीं है बल्कि पेपर में जाके टाइपिंग करनी है, तो मैं शुरू से अपनी टाइपिंग के ऊपर काम करूंगा। अब ज्यादातर लोग जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइपिंग स्पीड अपने अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर होगी। उसका मसला हमें, यानी ये एज मिल जाएगा आपको कि इसका मसला नहीं होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा एज है। सही है, बहुत बड़ा एज नहीं है। उसके बाद नंबर 2, हमारा जो पेपर है वो 3 अलग अलग सेक्शंस के ऊपर क्या कर रहा है? बेस कर रहा है। यानी ये 3 सेक्शन है जो कि अलग अलग एग्जामिन होंगे। पेपर में आपको आइडेंटिफाई करना होगा, यानी पहले से आपको प्लान करके जाना पड़ेगा मैंने किस सेक्शन के अंदर किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपके पास आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपके पास आएंगे 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। अब यार ये ओटीक्यूज क्या होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो थे एमसीक्यूज। ओटीक्यूज में और एमसीक्यूज में क्या फर्क होता है? कोई आप में से बताएगा ओटीक्यूज में और एमसीक्यूज में क्या फर्क होता है? एमसीक्यूज तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका मतलब उसके अंदर चॉइसेस गिवन होंगी। लेकिन सपोज करें क्वेश्चन आया, उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, डेटा एंट्री का क्वेश्चन आ गया और आपने इसके नंबर्स क्या करने हैं? एंटर करने हैं, या 2 स्टेटमेंट्स को आपस में मैच करना है। तो वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि फिर वो क्या बन जाएगा आपके पास?
ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन हो, जैसे 4 ऑप्शन हो, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, उसको हम कहते हैं मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ जाए और आपने उसके अंदर आंसर पुट करना हो, इसको हम कहते हैं डेटा एंट्री क्वेश्चन। सही है, तो इस तरह के अगर सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही जगह पे ऐड कर दें तो उसका नाम बन गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात मानने वाली है, हर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आ गए। कोई इशू यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। उसके बाद हुआ कुछ यूं, एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई कर लिया आपकी एक्यूरेसी को, और एग्जामिनर ने हर छोटे छोटे एरियाज से ओटीक्यूज बना दिए। और एग्जामिनर को ये फायदा हो गया कि एग्जामिनर ने पूरा का पूरा सिलेबस को, जो टेस्ट करने का उसका स्कोप है या जो टारगेट है उसका, पूरे के पूरे सिलेबस को टेस्ट करने का, वो टारगेट मीट हो गया इनके थ्रू। अब आगे चलते हैं। लाजमी तौर पे आपने जब चीजों को देखना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे के अंदर देखना है। अब उस थोड़े से कॉम्प्लेक्स वे के लिए एग्जामिनर ने एक और सेक्शन बनाया जिसको हम कहते हैं सेक्शन बी। अब होगा क्या बेसिकली ओटीक्यूज के अंदर? ओटीक्यूज के अंदर होगा कुछ यूं, आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया ये आएगा, उसके नीचे 3 या 4 ऑप्शन होंगे। जैसे हम यहाँ पे 3 ऑप्शंस बना रहे थे, ए बी सी, हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, हमने एक ऑप्शन को चूज कर लिया, मामला अपनी जगह पे सेटल डाउन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन बी के अंदर क्या होगा भाई? सेक्शन बी के अंदर मामला कुछ इस तरह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। सेक्शन बी कंटेन करेगा 3 एमटीक्यूज। अब ये एमटीक्यूज क्या होते हैं बेसिकली? इसको केस बेस्ड ओटीक्यूज भी कहते हैं और इसको मल्टीटास्क क्वेश्चंस भी कहते हैं। एमटीक्यूज फुल फॉर्म मल्टीटास्क क्वेश्चन। इसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 5 अलग अलग पार्ट्स होंगे। यानी पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। अच्छा, इसका सिनेरियो, अब उसका सिनेरियो बहुत छोटा सा था ना, इसका सिनेरियो ऐसा नहीं होगा। इसका सिनेरियो आएगा अच्छा खासा बड़ा। एक आपके पास केस बना हुआ होगा, उस केस से 5 अलग अलग क्वेश्चन रिलेट करेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके अंदर बेसिकली एग्जामिनर किस चीज को जज करना चाह रहा है? अगर मैं एक बड़ा केस आप लोगों के सामने रखूं तो क्या उसके अंदर से आप डेटा को गैदर करके अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन या एग्जामिनर की मर्जी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो ये 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन रिलेट करेगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, दूसरा 21 से लेकर 25 तक, तीसरा 26 से लेकर 30 तक। यहां पे जाके आपका सिलेबस या आपका पेपर 60% कंप्लीट हो चुका है। 30% यहां से कंप्लीट हुआ, 30% यहां से कंप्लीट हुआ। यहां पे आपको मिल गए कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। और टोटल कितने हो गए आपके पास? 60 मार्क्स। अब ये तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंचे। ऐसे ही अगला एरिया क्या? अब आपके पास स्टार्ट होगा उसके बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट करेगा 2 क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 20। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे? 40। और आपका सिलेबस, आपका पेपर यहाँ पे जाके खत्म हो गया। लेकिन यार इसके बारे में जरा सुनना, इसके बारे में लिखा हुआ क्या है? 20 मार्क्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसको हम CRQs भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसके अंदर बेसिकली अपने रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको कुछ लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं, CRQs भी कहते हैं। मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो आपको आइडिया होना चाहिए। 2 आपके पास CRQs आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, जिसके मार्क्स कितने होंगे? 20 और 20। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 40। और यहाँ पे जाके हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। अब यार ये जो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसके अंदर क्योंकि MCQs थे, और अगर देखा जाए 16, 17, 18, 19, 20 ये भी MCQs थे, तो इजीली आप इसके ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। वहां पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CRQ कैसे एग्जामिन होगा? अब यार तुम्हें पता है कि जब भी हम कोई ऐसा पेपर दे रहे होते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा होता है, तो उस अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 2 अलग अलग चीजें होती हैं। उसके अंदर थ्योरी भी होती है और साथ में न्यूमेरिकल एरिया भी होता है। अब हमने क्या पेपर के ऊपर न्यूमेरिकल एरिया या थ्योरी सॉल्व करनी है? नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना। थ्योरी के लिए लाजमी तौर पे आप कौन सा एरिया यूज करेंगे आप लोगों के ख्याल से? जब आपने किसी को रिपोर्ट
वगैरह बना के देनी होती है, या आपने किसी को ईमेल वगैरह ईमेल में तो ऐसा नहीं होता, खैर रिपोर्ट्स वगैरह ड्राफ्ट वगैरह बना के देना होता है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, वर्ड। वो वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन वर्ड जैसा एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर आपने थ्योरी को टाइप करना होगा, यानी थियोरेटिकल एरिया को हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। न्यूमेरिकल एरिया के लिए, कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्प्रेडशीट या एक्सेल। और यहाँ पे भी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आपको स्प्रेडशीट या एक्सेल यूज करना पड़ेगा। क्या पूरे पेपर के अंदर स्प्रेडशीट और एक्सेल यूज होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40% के ऊपर। सपोज करें कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर 50% आ जाती है थ्योरी और 50% आ जाते हैं न्यूमेरिकल। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मार्क्स के लिए आप यूज करेंगे एक्सेल और बाकी 20 मार्क्स के लिए आप यूज करेंगे वर्ड। सही। टाइपिंग की स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप इजीली जो है, यानी आप जो है वो क्वेश्चन को जो है वो बेसिकली इजीली क्या कर सकें, उसे ड्राफ्ट कर सकें, आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शन है, पेपर का नाम आ गया हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर 3 अलग अलग सेक्शन आने वाले हैं। कौन कौन से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यार सिंपल सी बात है, एक जगह पे आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, एक जगह पे आएंगे एमसीक्यूज, और एक जगह पे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हर केस से 5 एमसीक्यूज रिलेट कर रहे हो। सही। तो ये पेपर का पैटर्न है, इसे अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। सेक्शन ए कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है, सेक्शन बी और सेक्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हेडिंग डालते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं, कोर्स की तरफ मूव करते हैं इसके बाद। इसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगा। सही है जी। 3 अलग अलग सेक्शंस आ गए आपके पास। पहला सेक्शन, सेक्शन ए, फिर बी, फिर सी। पहले वाले में आ गए आपके पास एमसीक्यूज, दूसरे वाले में आपके पास आ गए केस बेस्ड क्यूज, और तीसरे वाले में आपने देखे सीआरक्यूज यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। ये जो पूरा एरिया लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये मैं जब इंशाल्लाह आगे जाके सिलेबस की आउटलाइन करवाता हूँ तो वहां पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आइए, रिलेशन पेपर का लिंकेज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपका पेपर जो पुराना पेपर है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, वो है पेपर F2। F2 के बाद जो अगला पेपर आपके पास आएगा वो बेसिकली रिलेट करेगा F5 का। और मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक आखिरी पेपर भी है जो रिलेट करता है P5 से, लेकिन ये P5 ऑप्शनल पेपर है। आपका मूड हो तो आप अटेम्प्ट करें, वरना आप दूसरे ऑप्शनल पेपर की तरफ भी जा सकते हैं। कोर्स की आउटलाइन, कोर्स की आउटलाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने सेक्शन आ रहे हैं, तकरीबन कोई 7 सेक्शन। इस सेक्शन को तो पहले हम
कैंसिल ऑफ कर देता है। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, यार वो असल में F5 से लेकर F9 तक के अगर पूरे सिलेबस की बात की जाए ना, तो हर सिलेबस के अंदर बेसिकली ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड है। इसलिए अक्सर बहुत सारे सिलेबस जब लिखे जाते हैं तो उसके साथ ये वाला एरिया लिखा नहीं जाता। ये क्या है बेसिकली, एक्सेल का यूजेज, वर्ड का यूजेज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इससे रिलेटेड एरिया है। यानी आप जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए जो आप टूल यूज करेंगे, उस टूल के बारे में नो हाउ दिए हुए। तो ये वाला सेक्शन तो वैसे ही निकालते, तो ये सेक्शन तो किसी काम का नहीं है। हाँ, ये वाला सेक्शन हम इसी तरह कवर करेंगे जैसे क्लास के अंदर हम CRQs वगैरह सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया खुद ब खुद कवर हो जाएगा। मामला है क्या यहाँ पे, मामला कुछ इस तरह का है कि आप बात करेंगे सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए जो है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, एक थ्योरेटिकल एरिया। ये वाला एरिया एग्जामिन कैसे होगा, बड़ा बेसिक वे के अंदर एग्जामिन हो सकता है। इसके ऊपर ज्यादातर बनते हैं OTQs, इसके ऊपर MTQs भी नहीं बनते। इसके ऊपर क्या बनेंगे आपके पास, OTQs, यानी इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पॉसिबिलिटी हमें यही नजर आती है कि 4 से 6 मार्क्स के ऊपर या 2 से 4 मार्क्स के ऊपर ये पेपर में एग्जामिन हो सकता है, यानी इसका पेपर में एग्जामिन होने का वेटेज कम है, ये कवर भी जल्दी हो जाएगा। डेटा इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें, बाकी कंप्यूटर स्किल्स के बारे में तो खैर एरिया नहीं है, बिग डेटा वगैरह से रिलेटेड ये एरिया है, तो वहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर पहले F1 का पेपर दिया हुआ हो तो F1 के अंदर भी ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन हम खैर इसे कवर करेंगे। हमारे पास जो मेन एरियाज हैं वो ये 5 है, 1 2 3 4 और 1 5। ये बेसिकली हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का पूरा एरिया है, जिसमें सबसे पहला एरिया कौन सा है, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। अब अगर इसको आगे देखते हुए आपको कुछ याद आए ना, तो फिर आप लोग जरूर शेयर करिएगा कि सर इसमें से हमने कुछ चीजें देखी नहीं, अगर कुछ याद आए। तो पहला एरिया हो गया स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो स्टूडेंट जो F2 दे के आए हैं वो देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने वहां पे भी हल्का फुल्का इसे कवर किया। दूसरा एरिया आपके पास डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से एरियाज होते हैं ये भी आगे जाके देखते हैं। उसके बाद बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो एक ऐसे एरिया है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को आइडिया होता है, क्या ख्याल है, कुछ सुना हो, कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को। बजटिंग, बजट्स बनाना, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसके अंदर वेरिएंसेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। और बिल्कुल आखिर में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी स्टूडेंट ऑलरेडी F2 में कवर करके आ चुके होते हैं, हम उसका एडवांस लेवल लेके जाएंगे। इसको डिटेल में देखते हैं ताकि ये सारे के सारे एरियाज कवर हो जाए। पहले नंबर पे स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। अब इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स है, कुछ याद आ रहा है इसको देख के, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सुना है आप लोगों ने कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। असल में अच्छा, मेरा कोर्स को डिलीवर करने का तरीकेकार क्या होगा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ भाई। आप लोगों को अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ेगा, अच्छा खासा, सही। तो क्या आपने F2 की भी कुछ चीजें कवर करनी है, आपको एग्जामिशन मिली है, F2 की भी कुछ चीजें कवर करनी है, उसको F5 के साथ आगे लिंक भी करना है। वो चाहे तुम कोई भी पेपर दो, टाइम पहले पेपर के ऊपर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे जाते रहोगे तो चीजें कंट्रोल में आती चली जाएगी। अच्छा, आप जैसे चीजों को आगे लेके जाते हैं तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा बेसिकली कि उसको आगे लेके जाने का तरीका क्या है कि उसको किसी भी तरह अपने पुराने वाले F2 के पेपर के साथ लिंक करने की कोशिश करो। यार F5 का पेपर मुश्किल भी माना जाता है, जब आप ना F2 को F5 के साथ लिंक ना कर पाए ना तो F5 बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप F2 को F5 के साथ लिंक कर देना तो F5 बहुत आसान हो जाता है। असल बात लिंकेज की है। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का ना पता हो और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बगैर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नॉलेज के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बगैर ये सारे के सारे एरियाज सॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं अपनी साइड से क्या कोशिश करूंगा, जब मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा ना, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले मैं क्या करवाऊंगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले मैं इसका बेसिक एरिया करवाऊंगा। लिखवा नहीं रहा, इसका बेसिक एरिया ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड करवाऊंगा, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ मूव करूंगा। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से लिंक करेगा, पता लगेगा वहां पे क्या होता था, और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। फिर दोनों के दरमियान का डिफरेंस खुद ब खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब वो लिंक हो जाएगा ना तो उससे कंप्लीट करना भी आसान होगा। नंबर 2, अगला एरिया आपके पास है टारगेट कॉस्टिंग। ये टारगेट कॉस्टिंग बिल्कुल अपोजिट मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का। याद है आप लोगों को, ये थोड़ा बहुत आइडिया, ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? हाँ भाई, क्या होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग? कॉस्ट के अंदर एक मार्जिन ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं और क्या बन जाता है हमारे पास? जबरदस्त, क्या बनती है हमारे पास? सेलिंग प्राइस। अब जरा गौर से सुनिएगा,
हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट की, हमें पता लगा वो प्रोडक्ट बन रही है तकरीबन कोई 150 रुपए की। हमने उसके अंदर अपनी मर्जी का प्रॉफिट रखा, हमारी मर्जी का प्रॉफिट था 20%। जब हम 150 का 20% निकालेंगे वो आएगा 30। 150 में 30 ऐड करेंगे, प्राइस कितनी बन जाएगी 180। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 180 के ऊपर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता हूं और कंपटीटर उसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर 160 के ऊपर सेल आउट कर रहा है, तो क्या मेरी प्रोडक्ट चल पाएगी? अगर मेरी और उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स, मेरी और उसकी गुडविल, मेरी और उसकी मार्केटिंग रेपुटेशन, बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, क्या प्राइस के ऊपर मेरी प्रोडक्ट चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ज्यादा बेहतर क्या है यार? ज्यादा बेहतर यह है कि वो प्राइस रखो जो कि कंपटीटर चार्ज कर रहा है। क्या ख्याल है? अगर कंपटीटर चार्ज कर रहा है 160, तो आपको भी कितने चार्ज करने चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही यार, 160 के अंदर अपना प्रॉफिट रखो और फिर कोशिश करो कि उसी के अंदर से तुम्हारी कॉस्ट भी निकले। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कॉस्ट कटिंग करके किसी तरह उस प्रोडक्ट को 160 में बेचने की कोशिश करो। ये टेक्निक मैंने इसको, बिल्कुल ऐसा नहीं है हम इसके ऊपर 3, 3.5, 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन इसका सिंपल फॉर्म यही है। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का अपोजिट मेथड है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर पहले कॉस्ट कैलकुलेट होती है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर प्राइस बनती है। इसमें पहले प्राइस डिटरमाइन होती है, उसमें से प्रॉफिट एक्सक्लूड करते हैं, तो पता लगता है इतने की वो प्रोडक्ट बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही तो फिर वो वेज अप्लाई करो जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है, कम। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, यानी एक्सपेंसेस वगैरह। अगर मैं मटेरियल को, लेबर को, एक्सपेंसेस को किसी तरह कंट्रोल कर लूं तो अल्टीमेटली मैं अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव कर सकता हूं। आगे सुनिएगा, 2 बातें हो गई। तीसरा एरिया जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अपोजिट एरिया है पीरियोडिक प्रॉफिट का। पीरियोडिक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आइडिया है आप लोगों को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं कंपनीज की, तो वहां पे पीरियोडिक प्रॉफिटेबिलिटी ही यूज होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल की बनती है ना, 2021, 2022, 2023, क्या ख्याल है? अच्छा, उसमें सारी प्रोडक्ट्स इंक्लूड होती है, कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट चल रही हो। क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल सकता है पीरियोडिक प्रॉफिट से? अगर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 3 से 4 प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के अंदर है, तो आपको पीरियड का प्रॉफिट बहुत कम नजर आएगा, जबकि असल में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा ही है, देखने में लगेगा यार ये वाली प्रोडक्ट हमारी है, फिर भी हमें लॉस हो रहा है। हमारी नजर में शायद हमें वो प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर ना आए जब हम फाइनल प्रॉफिट की फिगर को देखें, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मसला क्या है, वो जो बाकी प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस हो रही है। तो ज्यादा बेहतर क्या है, पीरियोडिक प्रॉफिट निकालो, या अगर किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना है तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालो। अगर आप पीरियोडिक प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आपको मिसलीड करेगा। क्या ख्याल है? इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करना है तो पीरियोडिक प्रॉफिट की बजाय प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या करो, कैलकुलेट करो। तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे पास लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज होगी। उससे अगला एरिया थ्रूपुट अकाउंटिंग। ये थ्रूपुट अकाउंटिंग बेसिकली कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करती है। जिनको याद हो कि पहले आप लोगों ने, अगर आपने एमए, अच्छा F2 से भी पहले 2 पेपर है, MA2 का पेपर था। MA2 के अंदर सिंगल लिमिटिंग फैक्टर था। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के अंदर तुमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान निकाला होगा। इसके अंदर भी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान निकलता है, लेकिन इसका फिनोमिना थोड़ा सा छोटा है यार। असल में मामला कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ना मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरिएबल, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो कि फिक्स हो। सबको पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो यूनिट्स के साथ क्या कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चाहे आप यूनिट सेल आउट करें या ना सेल आउट करें, दोनों सूरतों में कॉस्ट एक ही है। हमारे पास जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है वो क्या कहती है, मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स बनाएंगे तो लगेगी, नई यूनिट्स बनाएंगे तो नहीं लगेगी। लेबर की भी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट्स बनाएंगे तो लगेगी और यूनिट्स नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगी। लेकिन ये सुन के थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? बहुत सारे लेबर ऐसे नहीं होते जो कि सैलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो चाहे बैठ के यूनिट्स बनाए या ना बनाए। क्या ख्याल है? आजकल यूनिट बेस के ऊपर अमाउंट देने की बजाय ज्यादातर अमाउंट पे हो रही होती है किसके ऊपर, सैलरीज के ऊपर। तो सिर्फ थ्रूपुट अकाउंटिंग में, ऐसा पूरा मैनेजरियल अकाउंटिंग में नहीं है, ऐसा पूरा मैनेजरियल अकाउंटिंग में नहीं है। सिर्फ थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर एक बात का ख्याल रखा जाता है कि मटेरियल की कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन बाकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। लेबर की कॉस्ट आजकल के मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, बल्कि कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड। आखिर में एक फिनोमिना यार, इसके बारे में अभी बात होनी शुरू हो गई है। यूरोप वगैरह की साइड पे तो अच्छी खासी बात हो रही है, यहाँ पे भी बात होनी शुरू हो गई है, लेकिन इसका पुराने वाली किसी सिलेबस के साथ रिलेशन नहीं है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट, ये 5 एरियाज आप कवर करेंगे।
ये 5 एरियाज कवर करने के बाद ये वाला सेक्शन अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये सेक्शन कहां पे एग्जामिन हो सकता है। इस सेक्शन के आपके पास आएंगे ओटीक्यूज, सही है जी। इस सेक्शन के आपके पास आएंगे एमटीक्यूज, इस सेक्शन के आपके पास सीआरक्यूज नहीं आएंगे। आपको सिलेबस के अंदर एक एरिया दिया हुआ है कि ये इसका सीआरक्यू यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बाकी एरियाज के बनेंगे, आगे जितने भी एरियाज है सबके बनेंगे, लेकिन इसका नहीं बनेगा। इसका मतलब है या तो ये 1 to 15 के अंदर एग्जामिन हो सकता है या 16 to 20 के अंदर एग्जामिन हो सकता है, 31 32 के अंदर एग्जामिन नहीं होगा। और आगे चलो, उसके बाद फिर अगला एरिया स्टार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर एक प्रिंसिपल है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने पुरानी वाली स्टडीज कंप्लीट की और वहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल ना आए हो। थोड़ी टेक्निकल थ्योरी आप लोगों ने MA2 के अंदर देखा है, MA2 के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग था। आप लोगों ने पहले कहीं पे देखा होगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग का एरिया है मौजूद, पेपर के अंदर मौजूद है। रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरफ जब जाएंगे तो वहीं पे जाके बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सीवीपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी देखा होगा आप लोगों ने, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यार ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के। अच्छा, जो आपने MA2 के अंदर एरिया देखा है वो हमें दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने MA1 और MA2 का पेपर भी नहीं दिया, वो डायरेक्टली F2 से स्टार्ट करते हैं। तो F2 हो गया, F5 हो गया। तो हमारे असल में ये पाकिस्तान और इंडिया, आपको आइडिया होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर जो है वो बेसिकली MA1 और MA2 के पेपर एग्जामिन होते हैं, इंटरनेशनल एग्जामिन होते नहीं है। वहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट F2 के पेपर में जाते हैं, एग्जामिशन वाला सीन अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर स्टूडेंट इंटर करके आता है तो उसकी इनरोलमेंट MA1 MA2 में होती है, लेकिन इंटरनेशनली MA1 MA2 का पेपर एग्जामिन ही नहीं हो रहा है, F2 का पेपर। तो फिर हमारे कोर्स में अगर देखा जाए ना, ये एरिया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे होंगे कि आपने पहले देखा हुआ नहीं है, चाहे वो रेलेवेंट कॉस्ट हो, चाहे वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो, सही है। इसके बारे में यही बिल्कुल ये इसी तरह एग्जामिन होंगे कि जैसे आप लोगों ने, या मैं इसी तरह उसको कवर करवाऊंगा कि इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। लेकिन वो जो एरियाज है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि वो F2 के अंदर एग्जामिन हुआ था, तो वो लाजमी तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर अगला एरिया लिमिटिंग फैक्टर। आइडिया है आप लोगों को लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट, बॉटलनेक, ये तकरीबन सारी एक ही चीज है। इसका मतलब है कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। जैसे आपको पता है पिछले दिनों कुछ किट्स वगैरह नहीं आ रही थी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो जब किट्स ही नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर नहीं है कि अगर आपके पास मटीरियल ही अवेलेबल नहीं है तो आप उससे यूनिट्स नहीं बना सकते, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फैक्टर। वैसे नॉर्मली एक लिमिटिंग फैक्टर हमेशा होता है, वो होती है सेल्स। क्या ख्याल है? सेल्स को देख के प्रोडक्शन होती है ना। एक कंपनी अनलिमिटेड यूनिट्स बना सकती है, लेकिन सेल कर सकते हैं तो यूनिट्स बनाएंगे ना। लेकिन कुछ वक्तों में ऐसा होता है कि सेल्स आपका लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, बल्कि लिमिटिंग फैक्टर वहां पे बन जाता है मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो यूनिट्स नहीं बन सकते, तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, मटेरियल। इसके बारे में भी आपने बात करनी है, एक और एरिया। उसके बाद फिर अगला एरिया, ये हमारे पास है 5 के अंदर, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एरिया है। इसके अंदर आप डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूं, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर आप लो प्राइस चार्ज करते हैं, स्कीमिंग के अंदर आप हाई प्राइस चार्ज करते हैं। हमारी यहाँ जो प्राइसिंग स्कीम है उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, गोइंग रेट प्राइसिंग। जो मार्केट का चलता हुआ रेट है, आप भी उसी रेट के ऊपर मार्केट में चीजों को ऑफर करें। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग, बिल्कुल ऐसे ही, उसके ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह मिलेगा। कुछ जगहों पे ऐसा होता है आप डिमांड को देख के अपनी प्राइस को सेट करते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है आप अपनी कॉस्ट को देख के प्राइस को सेट करते हैं। तो सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यही पे है। उसके अलावा डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये इंशाल्लाह जब कवर करेंगे, जब उसके बारे में वहां पे जाके बात हो जाएगी। यहाँ पे जाके 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। तीसरा सेक्शन कौन सा है आपके पास, बजटिंग का। इसके अंदर आप बजटरी सिस्टम देखेंगे। टॉप डाउन बजटिंग क्या होती है, जहां पे आपके सीनियर मैनेजमेंट बजट बनाती है और जूनियर के ऊपर इंपोज कर देती है। हमें तो ये सुनने में मिलता है, लेकिन वो दूसरी वाली भी होती है, सही है, जहां पे जूनियर बजट बनाते हैं, यानी आपकी मिडिल लेवल बजट बनाते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर जाके फिर उसके ऊपर हल्की फुल्की नेगोशिएशन होती है, उसके बाद वो अप्रूव हो जाती है। हमारी यहाँ ज्यादातर जो सीटिया कंपनी है उसके अंदर तो आपको टॉप डाउन का एरिया ही नजर आता है। वो कहते हैं हमसे ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टाफ के पास, लेकिन जहाँ पे आपको ये लगे फास्ट मूविंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपको ये लगे कि यार इंप्लॉय के पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो बजटरी जो पूरा पीरियड होता है या बजटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम अपने लोअर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं ताकि ज्यादा बेहतर आइडियाज आ सके। उसके अलावा बिहेवियर बजटिंग है। उसके अलावा बियॉन्ड बजटिंग की एक छोटी सी थ्योरी है,
उसके अलावा आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसके अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म की थ्योरी आने वाली है यहाँ पे, लर्निंग कर्व की। कोई बताएगा आप में से लर्निंग कर्व क्या होता है? ये तो वर्ड से समझ में आता है लर्निंग कर्व क्या होता है जी। वो लर्निंग कर्व नहीं है, वो एक तरह से देखा जाए तो लर्निंग टाइम है। लर्निंग कर्व भी इसी तरह रिलेट करता है, लेकिन वो पता है क्या कहता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे कि क्या क्या चेंजेस आ रही है किस चीज की। नहीं, लर्निंग कर्व एक और चीज है। लर्निंग कर्व आता है लेबर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब बताने की कोशिश करो, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर काम कर रहा होता है, या हम लोग भी तो एज अ लेबर ही काम कर रहे हैं ना। जब हम पहले एक यूनिट को बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। फिर नहीं, ट्रेनिंग से नहीं, फिर जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली काम करते जाएंगे, यूनिट बाय यूनिट क्या होता रहेगा टाइम के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही स्किल्स डेवलपमेंट होगी। एम्प्लॉय वो वेज आइडेंटिफाई करेगा जिससे उन यूनिट्स को जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट होगा। असल में हमारे पास पूरा का पूरा जो मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बाकी अदर कॉस्ट जिससे हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो यार अब मसला सारा का सारा ये, लेबर कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट का एक बड़ा एलिमेंट है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम लर्निंग कर्व का एरिया अप्लाई करने की कोशिश करें। बिल्कुल मार्जिन ऑफ यूटिलिटी से मिलता जुलता है, ऐसे ही। सही है जी, तो ये पहला एरिया आपके पास हो गया। सही है। उसके बाद फिर सेकंड एरिया आपके पास है जिसके अंदर आपके पास दो अलग अलग एरिया याद आ रहे हैं। एक आपके पास है वेरिएंस, याद है वेरिएंसेस वगैरह कुछ? वेरिएंस क्या होते हैं? बेसिकली आपकी जो बजट कॉस्ट होती है उसको आप कंपेयर किसके साथ करते हैं? अपनी एक्चुअल कॉस्ट के साथ। एस्टिमेटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, बीच में क्या कैलकुलेट होता है? वेरिएंस। फिर उसे क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब एक छोटा सा मामला ये है कि यहाँ पे जो वेरिएंसेस है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और हमने देखना है एडवांस वेरिएंस। तो वही स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं होगा वो पहले बेसिक वेरिएंस देखेंगे, बेसिक वेरिएंस देखने के बाद फिर तुम लोग एडवांस वेरिएंस की तरफ मूव करोगे। क्योंकि बेसिक वेरिएंस पता है कौन से थे? बेसिक वेरिएंस वो थे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस। वो नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे क्या है? मटेरियल के मिक्स वेरिएंस, सेल्स के मिक्स वेरिएंस, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। यानी यहाँ पे आपने देखने होंगे एडवांस वेरिएंस। उसकी क्लास से पहले पहले आप क्या करेंगे? बेसिकली बेसिक वेरिएंस कवर करके आएंगे। मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा काम है, टाइम निकालना आपका काम। देखो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताए तुम्हारी क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद एसीसी के अंदर हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त अमाउंट है। ऐसा नहीं यार। इस वक्त अगर एमबीए की बात भी की जाए ना, चाहिए तो एमबीए की वो कॉस्ट है जो इस वक्त एसीसी की कॉस्ट है। बल्कि एमबीए अगर एक स्टूडेंट बीबीए करता है ना, बीबीए की कॉस्ट और एसीसी की कॉस्ट इस वक्त बराबर है। पाउंड का रेट अच्छा खासा ऊपर जाने के बावजूद भी ऐसा ही। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता, आप किसी जगह से फीस स्ट्रक्चर मंगवाएं, टोटल करिएगा उसे, टोटल करने के बाद वो अमाउंट ऊपर ही जाएगी। लेकिन एसीसी आपसे एक एक्स्ट्रा चीज डिमांड करता है जो बेसिकली वहां पे थोड़ा उसका मामला कम है, वो असल में है टाइम। यानी अगर देखो मैं तुम लोगों को इसके बारे में एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हमारे पास जो है वो इस वक्त टाइम एलोकेशन के बारे में थोड़ी देर बाद बात कर ले, पहले सिलेबस कवर करना खत्म करते हैं, पहले सिलेबस की पूरी सिनेरियो देख लें, फिर उसके बाद ज्यादा बेहतर ये है कि मैं आप लोगों के साथ टाइम जो है वो बेसिकली अलग से बात करूं कि यार कितना टाइम देना पड़ेगा, ताकि तुम लोग पहले से माइंडसेट बना के रखो आप इतना टाइम देंगे तो अगले आने वाले 3 महीने के अंदर हमारा F5 निकल जाए। क्योंकि अगर आप उससे कम टाइम देंगे ना तो उसका निकलना पॉसिबल नहीं। अच्छा ये मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बताऊंगा, आप उसके अंदर 20-30% का मार्जिन ऐड कर दीजिएगा। सही। और निकालना तो है यार पेपर, आज निकालो, कल निकालो, इस अटेम्प्ट में निकालो, अगली, यानी किसी अटेम्प्ट में भी उतनी तो मेहनत करनी ही करनी। अच्छा जी, आखिरी जो हमारे पास आ रहा है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके लिए हमारे पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और हमने शुरू में भी देखा था सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा हमारे पास डिविजनल परफॉर्मेंस है। ये सारे के सारे एरियाज ज्यादातर कवर हुए हैं F2 में, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज से देखेंगे। देखो यार मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अभी, असल में स्टूडेंट्स इसके बाद रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो इसलिए मैंने जो है वो बेसिकली सारी की सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। तो गौर से सुनिएगा इसे। देखो यार F2 के पेपर के अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं पुराने वाले पेपर के अंदर, वहां पे होता क्या था? रेशियोज कैलकुलेट हो जाते। जैसे मैं आप लोगों के सामने रेशियोज के नाम रख देता हूँ। क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, करंट रेशियो कैलकुलेट कर लिया, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लिया, पेबल पेमेंट पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ये उस वक्त कैलकुलेशन। F5 के पेपर के अंदर वो कैलकुलेशन भी है, और फिर सारे के सारे रेशियोज निकालने के बाद आखिर में उसके ऊपर कमेंट्री भी है कि वाकई में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आपके एनालिसिस स्किल अच्छी है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली आप क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपकी एनालिसिस स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है
तो फिर ये वाला एरिया आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, इसके अंदर ओटीक्यूज एग्जामिन होंगे और क्या एग्जामिन होगा, एमटीक्यूज। इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ओटीक्यूज भी एग्जामिन हो सकते हैं, उसके अलावा एमटीक्यूज भी एग्जामिन हो सकते हैं, उसके अलावा यही से बन सकता है सीआरक्यू। सही है जी, यहां से क्या बन सकता है, सीआरक्यू। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इस एरिया के अंदर भी ऐसा ही होगा और इस एरिया के अंदर भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जरा गौर से सुन लो। देखो यार, जब तुम्हारे पास ओटीक्यूज आ रहे होंगे, इन 5 में से किसी भी सेक्शन से आ जाएंगे। जब तुम्हारे पास मल्टीटास्क क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो भी कहीं से भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रख लेना, ये है तकरीबन पिछली 12 साल की हिस्ट्री है, 12 से 15 साल की हिस्ट्री है कि एक सीआरक्यू लाजमी है कि यहां से बनेगा। यानी एक सीआरक्यू अगर यहां से बन गया, बनेगा तो बनेगा ही, 20 मार्क्स आपको यहां से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर एक सीआरक्यू क्या से बनेगा, या तो यहां से बन जाएगा, या यहां से बन जाएगा, या यहां से बन जाएगा। बजटिंग से आने के चांसेस 25% है, सही है। डिसीजन मेकिंग से आने के चांसेस तकरीबन कोई 30 to 35% है। बाकी 40% चांस है कि आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। यानी तकरीबन मेरी नजर में बाकी सबके चांसेस एक जैसे हैं, लेकिन मोर देन 90% चांस, मोर देन 95% चांस है कि आपके पास एक सीआरक्यू यही से आएगा। हम बड़े लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं शायद वो अटेम्प्ट आ जाए जिसके अंदर ऐसा ना हो, लेकिन नहीं हुआ। असल में सिलेबस के एरिया को समझो। सिलेबस का नाम क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी क्या हो रही है बेसिकली। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एग्जामिनर की नजर में, तो इसका मतलब ये हुआ इसके ओटीक्यूज कम बनेंगे। जब यहाँ से पूरा सीआरक्यू बन गया, 20 मार्क्स के ऊपर ये एग्जामिन हो गया, तो फिर यहाँ से ओटीक्यूज बनने के चांसेस, एक आध बन गया तो एक अलग बात है, ज्यादा बनने के चांसेस कम है। जब यहाँ से सीआरक्यू एग्जामिन हो गया तो यहाँ से एमटीक्यू बनने के चांसेस भी कम है। मुझे पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल में इसका एमटीक्यू बनता हुआ नजर नहीं आता, सही है। लेकिन इसके ओटीक्यूज बन सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर एक एरिया को 25-30% भी एग्जामिन कर सकता है, तो उसने पूरा एक एरिया बना दिया, उसके अलावा 2 अलग से ओटीक्यूज दे दिए, तो आपने वो भी सॉल्व कर ली। ये ज्यादा से ज्यादा भी एग्जामिन होगा तो 24-25% ही हो, वो एग्जामिन हो गया। बाकी जो स्टार्टिंग का एरिया है, अब यहां से 2 बातें, सीआरक्यू तो यहां से बन गया, अब अगला एरिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अगर उसका सीआरक्यू नहीं बना तो उसका ओटीक्यू जरूर बन, सॉरी, अगर उसका सीआरक्यू नहीं बना तो उसका मल्टीटास्क क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर वो अलग अलग अगर वो 20 मार्क के ऊपर एग्जामिन नहीं हुआ तो 10 मार्क के ऊपर एग्जामिन जरूर होगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं बजटिंग की, तो बजटिंग भी अगर 20 मार्क्स पे एग्जामिन नहीं हुआ तो 10 मार्क्स पे एग्जामिन हो जाता है। इसी तरह हम डिसीजन मेकिंग की भी बात करें, तो अगर मैं बैलेंस करूं पेपर को, जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं बैलेंस करूं पेपर को, मैं कहूंगा एक तो पीएम से बन गया सीआरक्यू और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बन गया सीआरक्यू, 2 सीआरक्यू बन चुके, 40 वहां से आ गए। तो यार फिर एग्जामिनर ने अगर पूरा एरिया टेस्ट करना है तो ज्यादा बेहतर ये कि एक एमटीक्यू यहां से आ जाए और एक एमटीक्यू आपके बाद डिसीजन मेकिंग से आ जाए और एक एमटीक्यू आपके बाद बजटिंग से। लेकिन ये मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग के एरिया से कोई एमटीक्यू ना बने और एक एमटीक्यू बन जाए प्राइसिंग के ऊपर और एक बन जाए रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर, पॉसिबिलिटी है। अभी मैं जैसे लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो उन्होंने जब मुझे बताया तो वो कहने लगे सर हमारे पास एक जो बेसिकली सीआरक्यू आया था वो तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आया था, सही है, और एक एरिया हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। कुछ के बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग से आया था, नहीं, कुछ के बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग से आया था और कुछ के बाद जो है वो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से आया था, यानी बजटिंग से, सही है। बाकी एक आ गया आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग का, एक आपके पास यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस आ गया। तो इस हिसाब से पेपर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। वो ज्यादा बेहतर है कि पेपर आपके पास बैलेंस ही बने। तो ये 5 अलग अलग सेक्शंस बन गए हमारे पास। एक हमारे पास स्पेशल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया बन गया, सही है। यानी हमारे पास आसान से अल्फाज में कहूं, हमारे पास एक बन गया कॉस्टिंग टेक्निक्स, एक बन गया हमारे पास बजटिंग, एक बन गया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी टोटल 5 एरियाज। अब यार ये बात याद रखना, हर एरिया में एक जितना टाइम नहीं लगेगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो 20-20 घंटे में खत्म हो जाएंगे और आखिर वाला एरिया ऐसा है जो 30 से 35 घंटे लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 16 घंटे में खत्म हो जाता है पहला एरिया, तो आप ये मत समझिएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 80 आवर्स के अंदर कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स तकरीबन 90 to 95 आवर्स के करीब करीब चलेगा। अब इसको कवर करने के लिए जो टोटल आवर्स, अच्छा इसकी मैं आप लोगों को जो पीपीटी है इसकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। अगली क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा दूंगा। अब हमारे पास जो पेपर का ड्यूरेशन है, जरा उनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पेपर का ड्यूरेशन हमारे पास क्या है।
देखो यार, इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग कि आपने कितना टाइम देना। देखो यार, इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर चीजों के बारे में आइडिया हो तो हम एक प्लान डेवलप कर सकते हैं कि हम चीजों को किस तरह कवर अप करेंगे। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि इस कोर्स के अंदर सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि जो आपके पास ड्यूरेशन है ना क्लासेस का, वो तो तकरीबन कोई 90 आवर्स है। सही है, वो 90 आवर्स का मतलब 90 आवर्स है, वो सबके लिए 90 आवर्स। वो चाहे आपकी पहले से आपने एरिया कवर किया हो या ना किया हो, क्लासेस तो एक ही होंगी, वो 90 आवर्स की होंगी। क्लासेस के अलावा जो आप लोगों ने टाइम ड्यूरेशन देना है वो देना है तकरीबन कोई 110 घंटे का। ये टोटल मिला के तकरीबन आपके पास 200 घंटे बनते हैं, ऐसे ही। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पुराने वाले एरियाज भी रिवाइज करने हैं, वो 110 के अंदर तकरीबन कोई 20% ऐड कर दें, 20 से 25%, तो ये बनते हैं तकरीबन कोई 140 घंटे कर लो। 140 और 90 ये मिल गए तकरीबन कोई 230 घंटे। यानी किसी के लिए वो 200 घंटे और किसी के लिए 230 घंटे। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ इसके बारे में। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये 230 घंटे, भाई 30 घंटे का तो अगर ऑनलाइन आप F2 का कोर्स ले ले तो 30 घंटे में तो बंदा ऑनलाइन F2 खत्म कर लेता है पूरा। यहाँ पे आपने पूरा F2 तो नहीं करना ना, पूरा F2 तो नहीं करना। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हर चैप्टर के लिए तुम्हें 1-1.5 घंटे की एक्स्ट्रा चीजें देखनी पड़ेगी। तो अगर हर चैप्टर के लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा रख लो तो वो टोटल 15-20 चैप्टर है, तो वो 15 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा। सही, हम इसको 230 घंटे ही रखते हैं। सही, अब हमारे पास 230 घंटे टोटल मिला के, या वो स्टूडेंट जिनको 200 की कैलकुलेशन है वो उसी हिसाब से टाइम एलोकेट करें। यहाँ पे 200 और 230 के दरमियान में 15% का फर्क आ रहा है। वैसे तो फर्क 30% का था, लेकिन जब वो क्लास आवर्स के साथ मिल गया तो वो 15% के ऊपर आ गया। सही, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है। आप लोगों को भी पता है आप लोगों के पेपर कब होंगे, सितंबर, और सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर होंगे। जो सितंबर के अंदर फर्स्ट वीक आएगा, वेडनेसडे वाला दिन होगा, उस दिन आपने पेपर देना है। ऐसा ही है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली पता है क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लिटरली पता है कितने आवर्स है हमारे पास। लिटरली हम इसको वीक्स के ऊपर रखते हैं, हम इसको डेज के ऊपर नहीं रखते। लिटरली अगर देखा जाए ना, हमारे पास सिर्फ 10 वीक है जिसके अंदर आपने ये 200 घंटे देने। यानी पर वीक आपने कितने घंटे देने, 20 घंटे। अगर मैं इसको वीक के 7 दिन के ऊपर डिवाइड करता हूं तो एक दिन के कितने घंटे बनते हैं, 3। और इसका मतलब ये हुआ, अगर वो स्टूडेंट देख लें कि जो स्टूडेंट्स 230 घंटे की तरफ जाएंगे उनके लिए आप रख ले तो कितने घंटे, 4। अब यार अगर तुम डेली बेसिस के ऊपर 4 घंटे निकाल सकते हो इफेक्टिवली, तो इसका मतलब है कोर्स आप आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 3 दिन क्लास ले लूंगा 3-3 घंटे की और बाकी 3 दिन मुझे फ्री मिल जाएंगे और उसके अंदर मैं अपने काम निपटा लिया करूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यार देखो, मसला सारा का सारा ये है कि चीजें आपने साथ साथ कवर कर दी है। अच्छा, ये जो 90 आवर्स है ना, इसके अंदर मैं एक चीज का और एडिशन करूंगा। उस चीज का एडिशन ये होता है, देखो एक तो होता है कि हम 90 आवर्स के अंदर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। जैसे मैं जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अच्छा मेरा हर अलग अलग चैप्टर का अलग अलग हैंडआउट बना हुआ है और अलग अलग नोट्स बने हुए हैं। तो जैसे एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एरिया है, जैसे पहले एरिया की बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अच्छा खासा आगे जाएगा, ये खत्म होने वाला होगा, मैं आपको इसका हैंडआउट दे दूँ। वो हैंडआउट आप क्या कर लेंगे, बेसिकली कंप्लीट कर लेंगे। उसके अंदर कोई मसला आएगा, हल्के फुल्के मसले होंगे, उसको क्लास के अंदर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सही, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। पिछली दफा हो कुछ यूं रहा था कि अगर स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन में ये मसला आ रहा था ना, तो मैं उसको क्लास के अंदर ही कवर करवा रहा था। उसकी वजह से होता क्या है, क्लास के जब आर अच्छे खासे आगे चले जाते हैं ना, तो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मैंने इसके लिए फिर एक और हल निकाला था। मैं ये चाहूंगा, अभी आने वाले वीक में तो आप लोगों की संडे को क्लास है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की क्लास संडे को ना हो। मतलब मेरी अपनी प्रेफरेंस पता है क्या होती है, कि स्टूडेंट की क्लास संडे को ना हो। मैंने पिछले वाले बैच में भी इसी चीज की कोशिश की थी। उसका रीजन क्या है, तो बता सकता है उसका रीजन? मतलब मैं भी फैमिली के साथ सुकून से रिलैक्स करूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई उसका। और आप लोग रिलैक्स करें, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। और कोई रीजन भाई, मसला सारा का सारा ये, संडे का वो दिन मिलता है जिसके अंदर आप 4-5 घंटे अलग से टाइम निकाल के अपनी स्टडी को दे सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे उठे या 11 बजे उठे, आपने 3, साढ़े 3, 4 बजे तक टाइम जो है स्टडी को दे दिया, बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ निकल गए। जब क्लास आती है ना बीच में, एक तो क्लास का ड्यूरेशन, फिर प्लस आने जाने का, फिर वो ना उस संडे को अलग से स्टडी के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते। अच्छा, संडे के लिए मैंने क्या एक छोटी सी टेक्निक बनाई है, वो ये बनाई है कि या संडे या कोई और दिन बीच में आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और उसका रिकॉर्ड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका फायदा क्या होगा, अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत मसला भी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे वहां पे जाके रिसीव। और अगर इन केस
अगर इन केस क्वेश्चन इतने आते ही नहीं है कि वो 2.5 घंटे का सेशन बनाने की जरूरत ना पड़े, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक्सटेंसिव रिवीजन के नाम से उस 1 घंटे के अंदर सारी की सारी चीजों को समझ कर लूँ, ताकि तुम बाद में उसको देख लो। ये हमने लास्ट टाइम सिर्फ एक, असल में लास्ट टाइम जो सेशन था ना वो रमजान वाला था, आपको पता है रमजान में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लास्ट टाइम टाइम नहीं निकाल सके, तो हमने तकरीबन 3-4 चैप्टर्स के लिए काम किया था, उसका बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स आया था। उसका रीजन ये कि स्टूडेंट्स ना चीजों को अलग से भी देख सकते हैं, वो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो बड़ी इफेक्टिव हो जाती है कि यार अगर कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए तो वहां पे रिकॉर्ड होकर सॉल्व होगा। सही, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आ गया, और उसके अलावा जो है मैंने टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों को बता दी, और मैंने ये भी बता दिया आपने आवर्स कितने लिए। अब मैं थोड़ा सा कोर्स मटेरियल की तरफ मूव कर जाता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें परचेज कर दी। देखो यार, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी सिलेबस की तरफ जाएंगे ना F5 में, तो आपने 2 चीजें परचेज करनी होंगी। एक परचेज करेंगे आप किट, और एक परचेज करेंगे आप बुक। सही, अब मैं यहाँ पे आप लोगों से 2 किट्स परचेज नहीं करवाऊंगा, एक ही बुक परचेज करवाऊंगा और एक ही किट परचेज करवाऊंगा। उसके अलावा मैं क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा, जिसके अंदर दूसरी वाली किट खुद ब खुद कवर हो जाएगी। आपने परचेज क्या करना है, आपने सबसे पहले परचेज करनी है एक बुक, और वो बुक होगी F5 की, सब्जेक्ट तो F5 का होगा। बुक का पब्लिशर कौन है, बुक का पब्लिशर है बेसिकली बीपीपी। ये बीपीपी यूनिवर्सिटी की, जो कि अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर है, एसीसी की तरफ से अप्रूव्ड है, उनकी बुक है। और जो किट आप परचेज करेंगे वो किट भी इन्हीं की परचेज करेंगे। मैं कोशिश क्या करता हूं, मैं इसके बारे में एक और चीज भी आपको बता दूं, इसके अंदर हमारा तरीकेकार क्या होता है कोर्स को आगे लेके जाने का, वो जरा आप लोगों के सामने रख दूं। देखो, सबसे पहले मैंने एक चैप्टर कवर करवाया, सपोज करो वो चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों से क्लास में करवा लिए, और कुछ आपको करने के लिए दे दी, उन क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है वो चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड बन चुकी है। अब तुम कैसे टेस्ट करोगे वाकई में इस चैप्टर के ऊपर मेरी कमांड है या नहीं? उसके लिए तुम अपनी बीपीपी किट खोलोगे, मैं तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा बीपीपी किट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अपने पास क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कितने % क्वेश्चन आपके सही हो रहे। यानी हम यहाँ पे जो बीपीपी किट है उसे एज अ टेस्टिंग टूल यूज करेंगे, कि ये हमारा टेस्टिंग टूल है। अगर ये सही हो रहा है तो इसका मतलब है मुझे चैप्टर समझ में आया है, अगर ये सही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया, चैप्टर के अंदर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बाकी अभी 1 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं जरा। एक सेकंड, हाँ। अब लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। जी, पहला क्वेश्चन आप लोग आपकी साइड। देखो यार, ये एक बात याद रखना कि एक छोटी सी मार्केट में न्यूज है, वाकई में छोटी न्यूज का हो बड़ी न्यूज का हो, लेकिन हमारी मार्केट में तो हर न्यूज बड़ी हो जाती है। सही है, तुम्हें पता है अभी तूफान वूफान वाले मामलात में, और आपने सुना होगा। एक न्यूज है, जरा गौर से सुनिएगा। एक अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर है एसीसी के, जो एसीसी की बुक्स लिखते हैं, जिसमें 2 बड़े पब्लिशर है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यानी 2 पब्लिशर है जो इनकी बुक्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल आउट होती हैं, एक कैपलान और दूसरा बीपीपी। कैपलान और बीपीपी की बुक्स जो है वो तकरीबन 15-17 साल से यूज कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी 15-20 साल से एफिलिएशन है, किसके साथ, एसीसी के साथ। एसीसी उस एफिलिएशन को कैंसिल करने वाला है अगले आने वाले साल में, 2024 में। अभी 2024 तो आया नहीं है, लेकिन टेंशन वैसी क्रिएट हो गई। सही है, तो मामला क्या होगा यार, 2024 के बाद मामला कुछ इस तरह का होगा। अभी इंशाल्लाह 1 जुलाई से एसीसी जो है अपने हब के ऊपर जो है, एसीसी हब की आईडी, जो आपकी आईडी है, आपके पास एसीसी हब का एक्सेस भी होगा। वहां पे जो है वो एसीसी कुछ मटेरियल अपलोड करेगा जो अपना, अब एसीसी वाले कह रहे हैं कि यार हम अपना ही कंटेंट बनाएंगे। सही, वो कंटेंट जो होगा वो बेसिकली जब आएगा तो उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो कंटेंट एसीसी का होगा। सही है, वो बीपीपी और कैपलान का नहीं होगा। अब आपके पास इस वक्त 2 कंटेंट आ जाएंगे, कैपलान और बीपीपी का अलग और साथ में एसीसी का अलग। तो आप चाहें तो दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब वो सामने आएगा तो उसको देखेंगे, उसको देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि
उसकी एक्यूरेसी तो 100% एक्यूरेट होगी, हम एसीसी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम अपने स्टाइल को देखेंगे कि हमारे स्टाइल को क्या मैच करता है। अब यार एक बात बताओ, एक ऐसा पब्लिशर है जो एसीसी की पिछले 15-20 साल से बुक्स लिख रहा है। एक बच्चा अगर 15-20 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो ना, तो वो सब्जेक्ट के बारे में मामला ऐसा आ जाता है कि अगर रात को सोते सोते भी आपको कोई उठाए और कहे कि यार इस चीज का आंसर बता दो, तो आप आधी नींद में होंगे, आधा आपका दिमाग जाग रहा होगा और आप उसका आंसर कर देंगे। क्या ख्याल है? इतने यूज टू हो चुके होते हैं ना, जिन लोगों के साथ आप बचपन से रह रहे हैं, उनकी बातों को प्रिडिक्ट करना कितना आसान होता है। ऐसा ही है। तो इनको एसएससी के बारे में अच्छा खासा आइडिया है, फ्यूचर में भी इनकी बुक्स आती रहेंगी, क्योंकि यार कैपलान और बीबी भी बाकायदा यूनिवर्सिटीज भी हैं और अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर भी है। जब वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बुक बनाते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर से एसएससी अप्रूव का वर्ड हट जाएगा। अब उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो एसएससी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वैसे भी इनकी बुक्स के अंदर कोई इतनी मिस्टेक्स तो होती नहीं थी, हम तो बड़े लंबे अरसे से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो मेरी नजर में जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि ये वाला मटेरियल भी चलता रहेगा और वो मटेरियल भी आ जाएगा, तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे मेरे ख्याल से 2-3 साल तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट यूज टू हो जाएंगे या आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर होगी, तो वो ज्यादातर लोग यूज करेंगे। ये वाला मामला होगा। एफिलिएशन फीस बढ़ा देंगे चलते हैं। नहीं, एफिलिएशन फीस यहाँ पे एफिलिएशन फीस नहीं भरेगी, क्योंकि असल में एसीसी कोर्स में एक फायदा नजर आ रहा है, वो स्टूडेंट से एक अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं अपना कंटेंट सेल आउट करके, जो इनकी एफिलिएशन फीस है काफी ज्यादा है। क्योंकि पर स्टूडेंट अगर आप सपोज करें कि 10 पाउंड भी चार्ज कर रहा है, वो 3,000 रुपए की भी अमाउंट है, तो अब स्टूडेंट के पास जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो तो उसे 3,000 का मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अब वो 3,000 का मटेरियल परचेज करेगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें असल में इनका मटेरियल परचेज करने का, और जैसे जैसे एसीसी का मटेरियल बढ़ता जा रहा है ना मार्केट में, इसका एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ रहा है। आपको पता है एसीसी के पास रेट्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम देखें, एक वक्त ऐसा भी था, मुझे याद है 2009-2010 में, जब एसीसीए F5 के पेपर का रिजल्ट 23% होता था, फिर ये 3 की फिगर में गया, अब कभी कभार 4 की फिगर में भी आ जाता है। ये इंप्रूव क्यों हुआ? ये इंप्रूव इसलिए हुआ क्योंकि अच्छा खासा स्टडी मटेरियल क्या हो गया, जमा हो गया। अब आप जब सारे का सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करते हैं ना, और वो क्वेश्चन जो एसीसी ने एलोकेट किए हुए इन दोनों किट्स के अंदर, ये जो पास पेपर के क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करते हैं ना, आपको एग्जामिनर की थिंकिंग का आइडिया होना शुरू हो जाता है। एग्जामिनर क्या सोच रहा है यार, लाजमी तौर पे एग्जामिनर किसी पैरामीटर के अंदर रहते हुए क्वेश्चन बनाता होगा ना, या उसकी कोई ना कोई अप्रोच होगी। असल में सिंपल वर्ड के अंदर एसीसी के एग्जामिनर की अप्रोच का आइडिया हो गया स्टूडेंट्स को, यार उसकी अप्रोच ये है, वो क्वेश्चन को यहां से उठा के लेके जाएगा तो यहां तक ले जाएगा, या यहां से उठा के लेके जाएगा तो यहां तक ले आएगा। मतलब आपको वो पैरामीटर समझ में आ गए, वो अप्रोच समझ में आ गई, तो इसलिए पासिंग रेट थोड़े से ज्यादा ऊपर गए। बाकी हाँ, बाकी जहां तक मामला इसका है, अभी तो फिलहाल ये बुक यूज हो रही है, 2024 तक तो आप इसी को परचेज करेंगे और इसी को यूज करेंगे। और कोई क्वेश्चन आप लोग की सर? हाँ भाई, आप लोग कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं? तो फिर एक काम करते हैं, नमाज का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आधा पौना घंटा और चलाते हैं, उसके बाद 8 सवा 8 बजे तक खत्म करते हैं। अभी हमारे पास हो रहे हैं 7:17। सही है, हम इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से अजान का टाइम, अजान होने वाली होगी बस। सही है, हम इंशाल्लाह 7:40 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे 7:40। सही, 20 मिनट का ब्रेक।
अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास एरिया है वो बेसिकली कुछ इस तरह है। हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करना है, सही है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इनिशियल एरिया कौन सा था, सही। तो पहले उसकी तरफ आते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो बाकी अगली क्लास में आप लोग थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को रिवाइज करके बैठेंगे, तो फिर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ आराम से चला जाऊंगा, सही। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एरिया स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना मेंशन कर दीजिए यार वो टच नहीं कर रहा उसको, लैंडस्केप को। मैंने उसको लगाया तो फ्लिप करके ही था, फ्लिप। बड़ी अच्छी चीज है ना, बड़ी अच्छी चीज है ये, है ना। दोनों सपोर्ट मिल जाती है, दोनों की सपोर्ट मिल जाती है, लैपटॉप की भी और उसकी टैबलेट की। आप करें करने नहीं करें। सही है, चल। अच्छा जी, एरिया हमारे पास आज का जो है वो बेसिकली है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का, सही है। और अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो है ना वो बेसिकली आप जो देखेंगे वो बेसिकली देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। यानी मेन एरिया जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो किसका है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, सही है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को नहीं देखते, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो बेस आप देखेंगे ना वो बेस बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में किसी को थोड़ा बहुत आइडिया क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की तरफ आते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के अंदर सबसे पहले आप बात करते हैं कि असल में ये ओवरहेड्स होते क्या है। हाँ भाई, कोई बताएगा आप में से ओवरहेड क्या होता है जी? ओवरहेड, हाँ भाई, ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूं, कौन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास तीन इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। पहली जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपके पास वो बेसिकली होगी इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरी जो कॉस्ट होगी आपके पास वो होगी इनडायरेक्ट लेबर। और तीसरी कॉस्ट जो आपके पास आएगी वो होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक साथ ऐड कर दूंगा तो वो क्या बनेंगे आपके पास? ओवरहेड्स। अब
प्रैक्टिकली अगर हम समझें कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं उसके लिए कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने रखता हूं। देखो यार, हमने बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाई, एक प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले कॉस्ट कौन सी लगेगी आप लोगों के ख्याल से? हाँ भाई, पहली कॉस्ट कौन सी होती है जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है? सबसे पहले लगता है मटेरियल। हमने सबसे पहले लगा दिया मटेरियल, हम यहाँ पे आ गए, हमने सबसे पहली कॉस्ट किसकी रख दी? मटेरियल की। मटेरियल के लग रहे हैं आपके पास 2 kg, उसका रेट क्या है? उसका रेट है $10, तो बताएंगे अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी $20 की। यहाँ तक कोई इशू? सही है। दूसरी कॉस्ट आपके पास किसकी आएगी? लेबर की। लेबर की कॉस्ट कितनी है? लेबर के ऊपर लगे आपके 2 आवर्स, और 1 घंटा जो आपका है वो है $15 का। 2 आवर्स की अमाउंट कितनी बनेगी? $30। यहां तक कोई इशू? एक कॉस्ट कितनी हो गई? $20, और दूसरी कॉस्ट कितनी हो गई? $30। उसके बाद जब डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को आपने आपस में ऐड किया, तो उसके अलावा एक और अमाउंट आ गई आपके पास जिसको आप कहते हैं एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस भी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास आ गया $10 का, और टोटल कॉस्ट कितनी बन गई आपके पास? यहाँ पे आपने कॉस्ट बना ली अपने पास 60 की। कोई इशू यहाँ तक? आपने इसके ऊपर रखा प्रॉफिट, ये आपके पास आ गई बेसिकली कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर आपने रखा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने % रखना है? हम यहाँ पे प्रॉफिट रख लेते हैं 25%। प्रॉफिट कितना है बेसिकली? 25%। अगर मैं 60 के ऊपर 25% प्रॉफिट की बात करूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा आपके पास? तकरीबन 15 का। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? प्रोडक्ट की प्राइस आ गई 75। बात क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे असल में मामला रेज होता है कि असल में एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता क्यों? देखो यार, यहाँ पे हमारी कंपनी की जो प्रोडक्शन थी, वो हमारी कंपनी की प्रोडक्शन थी तकरीबन कोई 3000 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की? 3000 यूनिट्स की। सही है जी। और उसके बाद हमारी कंपनी का फिक्स एफओएच था तकरीबन कोई 3 लाख का। हमारी कंपनी का फिक्स एफओएच क्या है? 300,000। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम फिक्स एफओएच की जरा डिटेल लिखते हैं, फिक्स एफओएच में था क्या क्या। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बेसिकली आपकी फिक्स एफओएच में कौन कौन सी अमाउंट थी, तो फिक्स एफओएच के अंदर आपकी अमाउंट थी 3 से 4। पहला आपके पास था रेंट, दूसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन, तीसरे नंबर पे इंश्योरेंस, और चौथे नंबर पे लाइट। ये टोटल मिला के कितने खर्चे हो गए आपके पास? 4। पहली अमाउंट जो आपके पास है वो है 100,000 की, दूसरी अमाउंट है आपके पास 50,000 की, तीसरी अमाउंट है आपके पास 80,000 की, और चौथी अमाउंट है आपके पास 70,000। ये सारी की सारी अमाउंट मिलके कितनी बनी? ये सारी अमाउंट मिलके बनी तकरीबन कोई 300,000। ऐसा ही है। अब यार मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं अपने कस्टमर से 75 की प्राइस चार्ज करूंगा तो ये 3 लाख कहां से कवर करूंगा? क्या ख्याल है? ये वाली बात मानने वाली है? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस आपने ये जहां पे चार्ज की है, कितनी? 75। क्या ये प्राइस एप्रोप्रिएट है? हाँ भाई, क्या ये प्राइस एप्रोप्रिएट है जो आप यहाँ पे चार्ज कर चुके? नहीं ना। अगर मैं यूनिट सेल आउट भी कर दूंगा तो फिर मैं प्रॉफिट कहां से जनरेट करूंगा? मसला सारा का सारा ये वाली बात मानने वाली है। अगर मैं 3000 यूनिट सेल आउट भी कर दूंगा, 3000 यूनिट के ऊपर 15 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो गया 45,000। देखने में तो लगेगा कि मुझे 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन असल मसला ये कि ये 3 लाख की कॉस्ट कहां से बेयर करूंगा? मसला है। इसका कोई हल आप लोगों की नजर में? जब हम प्राइस कैलकुलेट करें तो उसके अंदर इस कॉस्ट को, जो कि फिक्स एफओएच की कॉस्ट है, उसको भी क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अब यार आप लोग मुझे बताएंगे कैसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा आसान सा तरीका ये कि उसको यूनिट से डिवाइड कर दें। कोई इशू यहां तक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसकी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट के अंदर मुझे उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स एफओएच को भी शामिल करना होगा। क्या ख्याल है? अब यार मैं यहाँ पे दोबारा तो नहीं लिख सकता, तो मैं वही वाली डायरेक्ट कॉस्ट लिख देता हूँ। वहां से देख के मुझे बताएंगे आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट थी कितनी? हाँ भाई, कितनी थी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसकी अमाउंट कितनी आ रही है? एक सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट की अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है यार? कहाँ पे? ये ना, हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट की अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है? 60। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कौन सी कॉस्ट लिखूंगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ भाई, कितने की डायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास 60 की है। क्या इस कॉस्ट के अंदर कोई और अमाउंट ऐड होनी चाहिए?
बिल्कुल ऐड होनी चाहिए। कौन सी अमाउंट ऐड होनी चाहिए? इसके अंदर ऐड होना चाहिए बेसिकली फिक्स एफओएच। अब ये फिक्स एफओएच कैसे कैलकुलेट होगा भाई? फिक्स एफओएच कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, आगे जाके फुल टर्मिनोलॉजी लिखूंगा। एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब यार मुझे एक बात बताओ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए मेरे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है? तकरीबन कोई 300,000, क्या ख्याल है? और मेरे पास यूनिट्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे? मेरे पास यूनिट्स बन रहे हैं यहाँ पे 3000। तो पर यूनिट के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 100। यानी यहाँ पे मुझे एक कॉस्ट ऐड करनी चाहिए, कितने की? 100। अब मैं अगर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालू, क्या निकालू अगर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट जो वहां पे नजर आ रहा था असल में 60, वो 60 नहीं है, बल्कि वो कितना है? 100 इन 60। अब मुझे ये बताइए वो 60 ज्यादा एप्रोप्रिएट कॉस्ट है या 100 इन 60 ज्यादा एप्रोप्रिएट कॉस्ट है? पहले तो ये वाली बात हो गई ना असल में ओवरहेड है क्या। फिर उसके बाद अगली दफा देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों आई है, लेकिन पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को रिकॉल कर ले, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये वाली बात याद तक क्लियर है? इसे कॉपी करें, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। तुम लोग कुछ भी नहीं लेके आए? अच्छा सही, इसकी पिक्चर ले लो, ये लाजमी जाके कॉपी करना। आप कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। थी तो आज ओरिएंटेशन ही, आज थी ओरिएंटेशन ही, लेकिन असल में मसला सारा का सारा ये है, स्टूडेंट्स इतने दूर से आते हैं और उसके बाद आप 1 घंटे की क्लास लेने तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप अच्छा 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 अच्छा, आज क्लास सही है, सही है। वैसे ये वाली क्लास रिकॉर्डिंग पे भी लगेगी, और अभी तो आप लोगों को मुझसे कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे। मैं कुछ टास्क वगैरह दूंगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। खासतौर पे बेसिक मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो बेसिक एरिया है ना, उसको आपको पहले देख के आना पड़ेगा। ओएआर जो यहाँ पे आया था वो बेसिकली आया था 100 का। अभी तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही आ रही है। फिर जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन से फ्लोज है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बनी है। यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत थोड़ी सी थी असल में, F2 में इसके नंबर्स नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो इसके नंबर्स आ जाएंगे, तो अगली क्लास में जो भी होगा वो इनके नंबर्स के ऊपर ही होगा। तकरीबन 3 क्लासेस रखी हैं अभी तक। आप लोग ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं? जो ग्रुप बना हुआ है PM सितंबर वाला, अभी दिया है आपका नंबर, और आपका, आप ग्रुप के अंदर ऐड है? उसके अंदर स्केड्यूल आ गया होगा मेरे ख्याल से। शायद ट्यूसडे की पहली क्लास है, ट्यूसडे के बाद फिर एक क्लास थर्सडे की, एक क्लास संडे की। इस दफा एक क्लास संडे की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संडे को क्लास ना, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया था। ये मत सोचना कि संडे तुम लोगों की छुट्टी का है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सोचना आप लोगों को। हाँ, एक ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, सही। तो ट्यूसडे से पहले पहले कोशिश करिएगा कि वो चीजें जो मैं दूं वो आप लोग कंप्लीट करके आएं। 6 to 9 टाइमिंग हमारे पास यही है। क्लास भी 6 बजे के करीब करीब स्टार्ट हो जाती है, 6:05, 6:10 पे, और जाती 9 बजे तक ही है। 9 बजे से पहले क्लास खत्म नहीं होगी, 9:05 ही हो सकते हैं, 8:55 नहीं होते, क्योंकि वो चीजें चल रही होती है ना, तो फिर वो कोशिश यही होती है कि वो आखिर तक खत्म ही हो जाए। कौन सा वाला? नहीं, ये तो मैं शेयर नहीं करूंगा, ये तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे ये लोग। ये लोग तो पिक्चर लेके जा रहे हैं, ये लोग तो अपना रजिस्टर आज जाके मेंटेन करेंगे। ये शेयर नहीं करूंगा मैं, ये शेयर नहीं करूंगा। जो चीजें आपने क्लास के अंदर कॉपी करनी है उसका सिनेरियो ये होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन बने हुए होंगे तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। अब जैसे आगे जाके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, उसको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए, उसी को सॉल्व करेंगे।
असल में ये भी अगर हम दे देना तो फिर पीछे बचता कुछ नहीं है। मतलब फिर ना मसला ये आता है कि वो हमारा ना एक वो बना हुआ है, एक रिलेशन ना अपने पेन के साथ, जैसे जैसे वो चलता रहता है ना तो दिमाग भी उसी हिसाब से चलता रहता है। सही है, तो वो जहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना तो वहाँ पे चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे थ्योरेटिकल एरिया में क्या ख्याल है? तो थ्योरेटिकल एरिया में जब हम चीजें देख रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि यार अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामला ये है, थोड़ी सी नींद भी आ रही है। सही है, और इसका मेन रीजन ये है, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। हो गया भाई कॉपी? सही है जी, जबरदस्त। अब यार आगे की तरफ मूव करें। मेरा सिस्टम थोड़ा सा मसला कर रहा है। सही है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सही, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि बेसिकली आपके पास जो है वो ये सिनेरियो किस तरह बिल्डअप हुआ था। सही है, अब हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिटेल के अंदर देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन कौन से मामला है, तो जरा इसको समझिएगा। अब यार यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट थी, क्या ख्याल है? यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट थी। अब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ ही जा रहा हूँ। हमारे पास अभी तो फिलहाल एक ही प्रोडक्ट थी, ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हो। अच्छा, ये भी पुराने जमाने की बात है, ये भी आज की बातें नहीं है, क्योंकि एक कंपनी 2 से 3 प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रही होती, आजकल तो रेंज बहुत बड़ी होती है। तो अगर हम सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। पहली प्रोडक्ट जिसका नाम है ए, दूसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है बी, और तीसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है सी। सही है जी, सबका अलग अलग डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। पहली वाली प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है 10 का, दूसरी वाली में 20 का, और तीसरी वाली में 30 का। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर भी यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर पहले वाले में है $10 और दूसरे वाले में है, बल्कि पहले वाले में है $30, दूसरे वाले में है $20 और तीसरे वाले में है $10। उसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करता हूँ तो पहली वाली प्रोडक्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस है $10 का, यहाँ पे है 5 का, और यहाँ पे है 10 का। उसके साथ साथ हमें मशीन आवर्स पर यूनिट भी दिए हुए, मशीन आवर्स पर यूनिट भी दिए हुए। पहले वाले में मशीन आवर्स है 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3। उसके बाद साथ में हमें लेबर आवर्स पर यूनिट भी दिए हुए। अगर मैं यहाँ पे लेबर आवर्स पर यूनिट की बात करता हूं तो लेबर आवर्स पर यूनिट है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। साथ में हमें क्वेश्चन के अंदर फिक्स एफओएच भी दिया हुआ है। अच्छा, फिक्स एफओएच से पहले आपको प्रोडक्शन दी हुई है। पहली प्रोडक्ट की बात की जाए तो पहली प्रोडक्ट के अंदर यूनिट बन रहे 1000, दूसरी वाली में 2000 और तीसरी वाली में 1000। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिक्स एफओएच। फिक्स एफओएच की जो अमाउंट आपके पास है वो है तकरीबन कोई $300,000 की। फिक्स एफओएच की अमाउंट कितनी है? $300,000। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। अब लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि तुमने फिक्स एफओएच को किसके ऊपर एब्जॉर्ब किया था? यूनिट्स के ऊपर, और यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब करके पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती है। ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू F5 ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड, हम ओवरहेड को यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब कर ले, जो आपने पहले भी किया है। उसके अलावा कोई 2 मेथड तुम याद दिलाओगे? एक आर्स मेथड होता है और 2 आर्स होते हैं हमारे पास, लेबर के और मशीन के। तो हमारे पास 3 मेथड्स बन गए। वैसे तो इसके अलावा भी 3 अलग अलग बेसिस है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारे पास है 3 अलग अलग मेथड। क्या ख्याल है? पहला मेथड जिसका नाम है लेबर आर्स, दूसरा जिसका नाम है मशीन आर्स, और तीसरा जिसका नाम है प्रोडक्शन। वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे लिखूंगा। पहले तो एक काम करते हैं, इसको प्रोडक्शन के ऊपर लेके जाते हैं। प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। सुनिएगा, आपके पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ए, बी और तीसरी सी। आपने करना क्या है भाई? आपने करना कुछ यूं है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले रखनी है प्राइम कॉस्ट। यार अब मैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर अलग से लिखूं, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे क्या लिख लूं? प्राइम कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्ट कॉस्ट लिखी थी, वो डायरेक्ट कॉस्ट दूसरा नाम है किसका? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 3 डायरेक्ट कॉस्ट है, 1, 2 और 3। टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी बनी पहली वाली प्रोडक्ट की? 40 नहीं, पहली वाली प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट कितनी बनी? 50। दूसरी प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 45। तीसरी प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 50। यहां तक कोई मसला? उसके बाद आपने यहाँ पे रखा फिक्स एफओएच। अब आपको पता है फिक्स एफओएच जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
हाँ भाई, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का? अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला देखा था ना। क्या रखेंगे सबसे पहले? फिक्स एफओएच। कितना है फिक्स एफओएच? 300,000। डिवाइड किससे करूंगा? यहाँ पे डिवाइड करूंगा यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे बेसिस भी हम कौन सी यूज कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाली। पहली प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने? 1000। दूसरी प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने? 2000। तीसरी प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने? 1000। कोई बताएगा अमाउंट कितनी आएगी? 75 पर यूनिट। टोटल मिला के 4000 यूनिट है ना। 300,000 को 4000 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आ गया? 75। यहाँ पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 75। यहाँ पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 75। और यहाँ पे भी कॉस्ट कितनी है? अब यार कोई कहता है सर यहाँ पे 2000 यूनिट है। बेटा अगर मैं 2000 यूनिट की कॉस्ट निकालूंगा तो 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। मैं तो एक यूनिट की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 75। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आई? पहले वाले में 125, दूसरे वाले में 120, तीसरे वाले में 125। यहां तक कोई इशू? ये वाली बात क्लियर हो रही है? आगे की तरफ मूव करें। अगला सिनेरियो क्या है? क्या हम सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं, उसके अलावा हमारे पास दो बेसिस और भी है। सर एक काम करते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं कि दूसरी बेसिस यूज क्यों होती है। सपोज करें कि आपके पास तीनों प्रोडक्ट एक जैसी है। जैसे हम तीन अलग अलग कोला की बात करते हैं, बल्कि तीन बेवरेजेस की बात करते हैं जो एक ही कंपनी बना रही है। पहले नंबर पे 7, दूसरे नंबर पे पेप्सी और तीसरे नंबर पे ड्यू। ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक ही कंपनी बना रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है। फ्लेवर की तो फर्क है यार, क्या ख्याल है? सिमिलर प्रोडक्ट्स है, सिर्फ फर्क किसका है? फ्लेवर का। तो ये एक जैसी प्रोडक्ट है। जब ये एक जैसी प्रोडक्ट है तो एक जैसी प्रोडक्ट के ऊपर एक जैसा ओवरहेड क्या कर सकते हैं? चार्ज। देखो तीनों के ऊपर एक जैसा ओवरहेड क्या कर दिया। अब आगे सुनो। अब हमारी कंपनी तीन प्रोडक्ट्स बल्कि हमारी कंपनी सपोज करें दो प्रोडक्ट्स बना रही है। एक प्रोडक्ट है बार सोप और एक कौन सा है? लिक्विड सोप। अब ये दो एक जैसी प्रोडक्ट है या अलग अलग? दोनों का अलग अलग ओवरहेड होना चाहिए या एक जैसा? बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो अलग अलग करने का तरीकेकार क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। पहली बेसिस कौन सी हो गई? प्रोडक्शन। दूसरी कौन सी है? लेबर आवर्स। आओ लेबर आवर बेसिस के ऊपर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करें भाई। इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके पास प्रोडक्ट कितनी है? ए, बी और सी। सबसे पहले क्या लिखूंगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 45, तीसरे वाले में। यहां तक कोई इशू? अब मैं जब यहाँ पे OAR कैलकुलेट करूंगा तो कौन सी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा? आवर्स की बेसिस के ऊपर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे 300,000 की अमाउंट है, लेबर के आवर्स कितने? 3, 2 और 1। लेकिन यार एक कंपनी कभी 6 घंटे तो काम नहीं कर रही होगी, वो आवर्स के साथ यूनिट भी तो है ना, क्योंकि वो आवर्स पर यूनिट है। तो इसका मतलब है पहले वाले में कितने आवर्स है? 1000 इंटू 3, दूसरे वाले में 2000 इंटू 2, तीसरे वाले में 1000 इंटू 1। आंसर बताइए। 8000 बन गया। तो यार आधा कर दूंगा इसको। 8000 कह रहे हैं आप। 8000 को अगर मैं उसको आधा कर दूं 75 को, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 37.5। अब ये बताओ यार, ये 37.5 पर यूनिट होगा या पर आर होगा? और कौन सा वाला आर? लेबर आर या मशीन आर? लेबर आर। पर लेबर आर। क्या ख्याल है भाई? यहां तक बात क्लियर है? पर लेबर आर। अब यार ए में कितने आर यूज हो रहा है? हाँ भाई, ए का जब एक यूनिट बनाते हैं कितने आर्स लगते हैं? 1, 2 या 3? लगाएं यार इसके ऊपर 3 आर्स। 37.5 इंटू 3, 112.5। दूसरा 75, तीसरा 1 यानी 37.5। तीसरे का आंसर आ गया 87.5। क्या ख्याल है? दूसरे का आंसर क्या आ गया? 120। पहले का आंसर क्या आ गया? 162.5। यहां तक कोई मसला? अब हमने लेबर आवर्स को किसके ऊपर एब्जॉर्ब किया? ओ सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड को किसके ऊपर एब्जॉर्ब किया है? लेबर आवर। पहले किसके ऊपर एब्जॉर्ब किया था? यूनिट्स के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, वहां पे कॉस्ट पर यूनिट अलग थी और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट अलग है। अगर हमारी कंपनी एक जैसी प्रोडक्ट बना रही होगी तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्शन बेसिस। अगर हमारी कंपनी काम कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर और अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग नेचर है, आगे सुनिएगा गौर से, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग नेचर है, लेकिन मेनली काम हो रहा है लेबर इंसेंटिव बेसिस के ऊपर, यानी प्रोडक्ट कौन बना रहा है? लेबर। तो फिर आप कौन सी बेसिस यूज करेंगे? लेकिन अगर कंपनी के अंदर जो आजकल का नॉर्म है प्रोडक्शन हो रही हो मशीन आवर्स के ऊपर, तो फिर कौन सी बेसिस यूज करोगे? मशीन आवर्स। आइए बात करते हैं। जब मैं यहाँ पे मशीन आवर्स की तरफ आऊंगा, अब क्या करना है मैंने? मैं उसी तरह प्रोडक्ट लिखूंगा। क्या ख्याल है? तीन अलग अलग, ए, बी और सी,
तीनों की लिखूंगा कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है 50, नंबर 2 45, नंबर 3 50। और उसके बाद निकालूंगा एफओएच। एफओएच के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एफओएच के लिए मुझे चाहिए होगा ओएआर। आइए ओएआर कैलकुलेट करते हैं। बजट एफओएच कितना है 300,000, डिवाइड किससे करूंगा, मशीन आर से। मशीन आर बताइए एक एक करके। पहले वाले के यूनिट्स कितने 1000, मशीन आवर्स कितने 1000 इंटू 1, यहां पे क्या रखेंगे 1000 इंटू 1, दूसरा प्लस 2000 इंटू 2, प्लस तीसरा, हाँ भाई तीसरे वाले में क्या करेंगे, तीसरे वाले में 1000 प्लस 1000 इंटू 3। इसका भी रेट वही आएगा जो पहले वाले का था, क्या ख्याल है, इसका रेट क्या आएगा, इसका रेट आएगा 37.5। क्या ख्याल है, पहले वाले में कितने आर यूज हो रहे हैं, एक या तीन, एक। तो पहले वाले में अमाउंट कितनी जाएगी 37.5, दूसरे वाले में अमाउंट कितनी जाएगी 75, और तीसरे वाले में अमाउंट कितनी जाएगी, 1 घंटा यूज कर रहे हैं या तीन, 112.5। कॉस्ट बताइए, पहले वाले में कॉस्ट आएगी 87.5, दूसरे वाले में कॉस्ट कितनी आएगी 120, और तीसरे वाले में कितनी आएगी 162.5। ये मैंने रिवाइज पता है कौन सा एरिया करवाया, पुराना वाला, ताकि मैं आज उसके बारे में दे सकूं। अब मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट लूंगा क्योंकि आज क्लास जल्दी खत्म होगी। मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट लेके और आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों यूज होती है। अच्छा, आइडिया तुम लोगों को ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों यूज होती है। भाई अगर आपने एक प्रोडक्ट की फेयर कॉस्ट निकालनी हो तो फेयर कॉस्ट निकालने के लिए कौन सी कॉस्टिंग यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए ना। कोई ये तो नहीं कह सकता यहाँ पे कि नहीं सर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि असल में अच्छा यहाँ पे होना चाहिए, और वाकई में जब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सर इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, वाकई में हमें इससे मोहब्बत हो जाती है और हमें लगता है कि यार जब ये सारा काम कर रही है तो इसके साथ किसी और को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है। ऐसा होता है, आप एक पुरानी बाइक यूज कर रहे हो बड़े लंबे अरसे तक, ये पुरानी गाड़ी यूज कर रहे हो और वो आपको कभी धोखा ना दे, सही है, मतलब चलते चलते बंद नहीं हो रही, फिर आप नई कार लेते हुए भी कम से कम एक आध दफा सोचते हैं यार जब ये सब कुछ सही चल रहा है तो चेंज करने की बहुत। अच्छा, इसके बारे के अलावा इस चीज के बारे में तो बात हो सकती है, जैसे कार्स वगैरह के बारे में, घर वगैरह के बारे में ऐसा होता है एक एरिया के अंदर हम रह रहे थे, सही, अब उस एरिया की हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है, जैसे कि रोड्स की कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है, सही है। उसके अलावा आप देखें तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हल्की फुल्की डैमेज हो रही है, सीवरेज का मसला है, पानी बहुत कम आता है, लेकिन बंदा सोचते हुए छोड़ते हुए उस जगह को और नई जगह पे शिफ्ट होते हुए 2-3 दफा सोचता तो है कम से कम यार, इतना बेहतर तरीके जब सारे मामला चल रहे हैं तो यार चलने ही दो, सही। लेकिन मसला सारा का सारा यहाँ पे ये आया कि मामलात में बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब वो चेंज क्या है, मैंने सिर्फ उस चेंज को समझाना है और इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी जो उसकी कैलकुलेशन वगैरह है और सारा डिटेल में एरिया वो अगली क्लास में देखेंगे। मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में, कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एक सिंपल रूल से समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी जो भी टेक्निकलिटीज है वो अगली क्लास में। ये जो एरिया मैंने आप लोग जो जिसकी पिक्चर ले रहे हैं, ये एरिया आपने रजिस्टर बना के फुली कॉपी करके और फिर उसके अच्छा 2 अलग अलग रजिस्टर बनाएगा, एक वो जो कि बाकी चीजों के लिए, दोनों को मर्ज मत करिएगा। F5 की क्लासेस अपनी जगह पे चलेंगी, जो इनिशियल आप लोगों का प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से कोई जर्नल वगैरह या उसी को 2 जगहों पे स्प्लिट कर दें, मिक्स करा के चलेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल जो है वो बेहतर वे के अंदर ना चीजों को साथ लेके चलना है, क्योंकि वरना ना फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब वही वाली बात, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ये सारी की सारी बातें अलग है। ये वो सारे के सारी एरियाज होते हैं जो ऑलरेडी स्टूडेंट F2 के अंदर कवर करके आ चुके। काफी लोग बोलते हैं कि F5 का पेपर पहले इसके बारे में क्या कहते हैं, देखो यार इसके बारे में 2 अलग अलग बातें हैं। एक पेपर तो वो होता है जो हमने देना ही नहीं है, तो जब देना ही नहीं है, अगर F5 के बारे में हमारे पास ऑप्शन होता कि हमने 2 पेपर देने हैं F7 या F5,
इन दोनों में से एक पेपर उठाना है, तो आधे से ज्यादा लोग क्या 90% लोग F7 का पेपर दे देते हैं, F5 का पेपर ना देते। वजह क्या क्या दोनों से एक पेपर अटेम्प्ट नहीं, अगर ऐसा होता तो सही, अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट फिर F5 का पेपर ना देते, कौन सा पेपर देते हैं, F7 का। पहली बात तो ये कवर हो गई। सही, इसका मतलब ये होता है कि देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। अब दो बातें, पहली बात ये कि जल्दी देना चाहिए, देर से देना चाहिए। देखो यार, अगर आपने F2 का पेपर कवर किया हुआ है ना जैसे थोड़े अर्से पहले, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप फौरी तौर पे F5 का पेपर देते हैं तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है मेरी नजर में। बाकी लोग उसको भी अवॉइड करते हैं, वो एक अलग बात है। हम ये कहते हैं कि जब आपके पुराने वाले एरियाज, यानी आपके जो है वो बेसिक एरियाज बने हुए, तो ऑटोमेटिकली ये साथ साथ कर लो तो वो उसके साथ मैच हो जाएगा, आराम से पेपर कवर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक ये आती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर लाजमी तौर पे अक्सर जगहों पे ये कहा जाता है कि यार आप F5 का पेपर लेट भी दे सकते हैं, यानी क्योंकि आपने थोड़े अरसे पहले F2 का पेपर दिया था तो कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही याद नहीं है, तो पहले आसान पेपर दे दो, बाद में मुश्किल पेपर दे दो। आसान जैसे F7 हो गया, F7 का पेपर कंपैरेटिवली F5 के मुकाबले में आसान। लेकिन यार F5 में दो अलग अलग फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि एक तो सिलेबस छोटा है, उतना लेंदी नहीं है जितना बड़ा सिलेबस जो है ना वो F7 का या TX का पेपर है। ये सिलेबस लेंदी है, ये सिलेबस, एक फायदा तो इसका ये है कि ये छोटा है। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर टेक्निकलिटीज है, वो आज भी बर्दाश्त करनी है, बाद में भी बर्दाश्त करनी है। तो अगर सोच लिया कि मैंने इस दफा F5 देना तो फिर दे दो। उसका फायदा ये होगा कि वो टेक्निकलिटीज बाद में भी तो आनी है। अच्छा, इसकी टेक्निकलिटी किसी और पेपर की वजह से कम नहीं होगी। तुम कह दो कि मैं F7 का पेपर पहले दे दूंगा तो F5 मेरे लिए आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। F6 का पेपर पहले दे दूंगा तो F5 आसान हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आसान तो ये होना नहीं है। सही है, सिलेबस छोटा है तो जितने जल्दी निकाल दो उतना अच्छा है, बंदा कम से कम एक साइड पे हो जाता है कि यार। और फिर पेपर भी बैलेंस है ना, अगले आने वाले, अगर ये वाला पेपर क्लियर हो गया तो एक तो मोराल बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, यार जब मैंने F5 क्लियर कर लिया तो बाकी पेपर्स क्या है। एक ये फायदा। बाकी पेपर थोड़ा सा लॉजिकल है, जैसे तुम लोग जॉब कर रहे हो ना, तो तुम लोगों के लिए अच्छी बात पता है क्या है, पेपर लॉजिकल है। TX के अंदर तुम बात करते हो, किसी भी जगह पे कहोगे कि सर ये टैक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टैक्स का रेट क्यों लग रहा है, गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती थी वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज के ऊपर तुम ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सर ये इस तरह नहीं तो इस तरह। और बाकी में वो ऑब्जेक्शन अपना पेपर में भी दिखा सकते हो कि यार इस चीज को इस तरह की बजाय अगर हम इस तरह सॉल्व कर ले, और एग्जामिनर वाकई में अगर वो लॉजिकल होगा तो दोनों के ऊपर मार्क्स देगा। जैसे अभी हमने जो बातें की हैं वो सारी की सारी लॉजिकल है, उसमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है। अब आगे कुछ लॉजिकल और बातें करें, आ जाओ। अब मसला सारा का सारा ये है कि आजकल के जमाने में फैक्ट्री ओवरहेड बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। आजकल के जमाने में फैक्ट्री ओवरहेड अच्छे खासे क्या हो गए, चेंज। देखो यार, पहले पता है क्या होता था 1960s में, 1950s में होता ये था कि मटेरियल हमारी कॉस्ट का 50% होता था, लेबर हमारी कॉस्ट का 40% हो जाता, पीछे बच क्या गया, ओवरहेड। ओवरहेड हमारी कॉस्ट का 10% होता था। अब ओवरहेड को अगर गलत भी चार्ज कर लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आजकल हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मैं इसके अंदर से मटेरियल की कॉस्ट निकालू ना, मटेरियल में क्या है, इसके अंदर प्लास्टिक, चिप्स के अंदर थोड़ा बहुत कॉपर लगा हुआ होगा, स्क्रीन के अंदर ग्लास लगा हुआ होगा, और छोटी मोटी चीजें प्लास्टिक, रबर, इन सब चीजों को मिला के ये बन गया। ऐसे ही मैं अगर मटेरियल की बात करूं ना, तो इस पूरे के पूरे लैपटॉप में इसकी कॉस्ट का 5% भी मटेरियल नहीं होगा, अगर उस कंपनी ने सारी चीजें रॉ मटेरियल से बनाई है। हाँ, अगर चिप्स मार्केट से खरीदी, कैमरा मार्केट से खरीदा, स्क्रीन भी मार्केट से खरीदा, तो फिर तो उसके हिसाब से मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन अगर वो बेसिक मटेरियल सारा उसने खुद यूज किया ना, तो इसमें मटेरियल की कॉस्ट 5% के बराबर भी नहीं। ऐसा ही है, जैसे सपोज करें मैं आपके सामने एक बात करता हूँ, एक कैमरा का लेंस है, सही, उसके अंदर कितने परसेंट मटेरियल होता होगा, 2-3%। 2-3% भी बहुत ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल की वजह से अच्छी प्रोडक्ट थोड़ी बनती है, टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छी प्रोडक्ट बनती है। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है, मशीन से, और मशीन की कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ओवरहेड। तो आजकल के जमाने में ओवरहेड की अमाउंट अच्छी खासी क्या हो गई, इंक्रीज। अब अगर तुम ओवरहेड को गलत चार्ज करोगे प्रोडक्ट के ऊपर तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट एप्रोप्रिएट कैलकुलेट नहीं होगी। और एक और बात बताओ, आजकल की कंपेटिटिव मार्केट के अंदर अगर आप एप्रोप्रिएट प्राइस चार्ज ना करें तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, कभी भी नहीं। कस्टमर के पास इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है आपकी सोच से ज्यादा। बात क्लियर हो, लेकिन बात यहाँ पे क्लियर नहीं होती, बात और आगे क्लियर होती है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक ओवरहेड की कॉस्ट है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कोई बताएगा ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या होती है? क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या होती है?
क्वालिटी इंस्पेक्टर। हाँ, बेसिकली वो यूनिट्स को पकड़ता है और यूनिट्स को टेस्ट करता है और टेस्ट करके बताता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एप्रोप्रिएट है। बहुत सारे प्रोडक्शन रन के अंदर क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही होती है। हर 15-20 में से एक प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी, या हर 100 में से एक प्रोडक्ट को क्वालिटी इंस्पेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे। अब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, ये असल में आपका ओवरहेड है। इस बात को मानते सब? ना ये डायरेक्ट मटेरियल है, ना ये डायरेक्ट लेबर है। ये कौन सी कॉस्ट है? ओवरहेड की कॉस्ट। अभी जो हम पीछे ओवरहेड देख रहे थे, ये वही कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट के बारे में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है? क्या कहती है भाई? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है भाई, मेरे पास तो सिंपल सी बात है, मैं इतना, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक इंसान होता तो वो मैं कहता कि यार मैं इतना सीधा साधा इंसान हूं कि मैं इसको सिर्फ 3 चीजों के ऊपर ही एब्जॉर्ब कर सकता हूं। कौन सी 3 चीजें? प्रोडक्शन, नंबर 2 लेबर आवर्स, नंबर 3 मशीन आवर्स। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉस्ट का लेबर आवर्स के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। मटेरियल के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। मटेरियल तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक है? यार चाहो तो 100 यूनिट में से 1 यूनिट टेस्ट करो, चाहो तो हर दूसरे यूनिट को टेस्ट कर लो। इसका मतलब है ना इसका कोई ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, ना इसका कोई ताल्लुक लेबर आवर्स के साथ है, ना इसका कोई ताल्लुक। ये बात मानने वाली है। तो कहता है यार मेरे पास तो 3 बातें, यानी हम लेके चले गए। बेसिकली मैं बड़ी लेमन किस्म की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यही है। मैं लेके चला गया बेसिकली आइसक्रीम एक बंदे के पास। उसने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ इसका आइसक्रीम को, मैं या तो इसको रखूंगा सहन में, या इसको रखूंगा ड्राइंग रूम में, या इसको रखूंगा बेडरूम में। तीनों जगह पे आइसक्रीम खराब ही होनी है। ये बात मानने वाली है, क्योंकि उसकी असल जगह क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ी सी होशियार है उसके मुकाबले में। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा अच्छा ये कॉस्ट है, जबरदस्त, आओ इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ इस कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करो। भाई देखो, ये बताओ कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कब बढ़ती है? जब ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इंस्पेक्शन कॉस्ट कब इंक्रीज होती है? जब प्रोडक्शन ज्यादा हो, या ये कह सकते हैं असल। अच्छा, इन्होंने कहा, मैं एक बात ऐड करता हूं, इन्होंने कहा प्रोडक्शन ज्यादा, उससे भी ऐड करते हैं प्रोडक्शन ज्यादा है। अच्छा यार, एक ऐसा भी हो सकता है 1 लाख यूनिट्स में 1 यूनिट को टेस्ट करूं, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार हर तीसरा यूनिट टेस्ट हो रहा हो। और अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हूं, या मैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हूं, तो वहां पे तो शायद हर कार टेस्ट होगी। क्या ख्याल है? वहां पे तो लेजिस्लेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर है, या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर? जबरदस्त। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा हाँ मेरे पास वो फ्रिज मौजूद है जिसके अंदर ये आइसक्रीम रहेगी। और इसने कहा कि बेसिकली ये जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, ये कब इंक्रीज होती है? कब इंक्रीज होती है? जब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कब कम होती है? जब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कम होते हैं। तो क्या इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए प्रोडक्शन लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के ऊपर? वो कहेगा नहीं, बल्कि इसको एब्जॉर्ब करो किसके ऊपर? नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो आप मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बेहतर कौन हुआ? एक्टिविटी। अच्छा, अगर ऐसी कॉस्ट ही ना हो ना कॉम्प्लेक्स किस्म की, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर लो। अगर ये सारी कॉस्ट मिला के भी कॉस्ट का 2-3% बने, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जहां पे आपकी प्रोडक्ट के अंदर मेजर पार्ट ओवरहेड का हो, तो उसको गलत तरीके से चार्ज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब करें उसकी मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस कौन सी होगी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। हाँ, एक और कॉस्ट के बारे में बात करके बात खत्म कर देते हैं। इसी के अलावा हमारे पास एक और कॉस्ट है जिसको कहते हैं कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट, कस्टमर डिलीवरी कॉस्ट। कोई मसला? हमने कहा भाई कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कहा कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट को एब्जॉर्ब करके दिखाओ। उसने कहा मेरे पास तो वही 3 टूल है। कौन कौन से? प्रोडक्शन, लेबर आवर और मशीन आवर। क्या कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट का इन तीनों के साथ कोई रिलेशन है? नहीं। रिलेशन किसके साथ है? जब नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट, और नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर कम आएंगे तो कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट को नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर के ऊपर लेकर जाना चाहिए, या प्रोडक्शन, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के ऊपर लेके जाना चाहिए? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर के ऊपर। एबीसी कहेगा उसे नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर के ऊपर एब्जॉर्ब करो, और ये क्या कहेगा? लेबर आवर, मशीन आवर या प्रोडक्शन। इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा बेहतर है किसके मुकाबले में? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, आप थोड़ी सी और बात कर लें, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर चीज के लिए अलग अलग एब्जॉर्प्शन की बेसिस है। क्या ख्याल है? हर चीज के लिए कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट के लिए अलग है, उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए अलग है, अगर नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर भी होते हैं तो उसके लिए भी अलग है सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट के लिए। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हर कॉस्ट के लिए वही 3 बेसिस है। ये नहीं देखता कौन सी कॉस्ट है, ये सिर्फ उसको ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लेता है इन 3 बेसिस के ऊपर। यहाँ पे वो कहते हैं अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग बेसिस के ऊपर क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ये फर्क है किसमें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब हमने बात करनी है इसके न्यूमेरिकल एरियाज के ऊपर, इसके थ्योरेटिकल एरियाज के ऊपर, वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाली वीक से स्टार्ट करते हैं। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, इसे कॉपी कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं सर। इसका मतलब अल्टीमेटली यही हुआ कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन लेंदी होगी काफी ज्यादा इसके मुकाबले में। यहाँ पे क्वेश्चन है तो छोटी, लेकिन मसला सारा का सारा ये है कॉस्ट उतनी अप्रोप्रिएट कैलकुलेट नहीं हो रही। तो वो कंपनीज जहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती वो आज भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है, और जहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है वहां पे फिर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।